हिमालय दिवस की बधाइयाँ। और हमने सोचा था, उत्तराखंड यूथ नेटवर्क और आईवाईएफ ने प्लान किया था कि हम हिमालय दिवस पर एक वेबिनार करेंगे जिसमें हम सभी जगह के यूथ और बाकी लोगों के साथ मिलकर बातचीत करेंगे, हिमालय से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। परंतु कुछ कारणों की वजह से हम ये वेबिनार कल की जगह आज कर रहे हैं। तो इस वेबिनार में अभी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। और अब हम वेबिनार शुरू करते हैं। तो अ, हम इस वेबिनार में हमारे साथ सभी जगह से यूथ नेटवर्क के लोग जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ आज कई ऐसे लोग भी जुड़े हैं जिन्होंने हिमालय और पर्यावरण पर काफी अध्ययन किया है। तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा जितने भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, अगर वो भी अपनी कोई बात रखना चाहें हिमालय से संबंधित, हमारे पर्यावरण से संबंधित, या फिर जो भी समस्याएं हैं हमारे हिमालय में या पर्यावरण क्लाइमेट चेंज की वजह से, अगर वो इन सब से जुड़ी हुई किसी भी चीज पर अपनी बात रखना चाहें तो वो भी अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले भी हम सभी ने कई वेबिनार्स और मीटिंग्स में पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज से और बढ़ते कार्बन फुटप्रिंट की वजह से पर्यावरण पर जो भी संकट आ रहा है उस पर हमने काफी बातचीत की है। और हमारा जो यूथ नेटवर्क है आईवाईएफ और उत्तराखंड यूथ नेटवर्क जो है, दोनों ने मिलकर और बाकी कई और लोगों को भी मोटिवेट किया और कई ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, कई ऐसे कदम उठाए हैं, छोटे छोटे कदम अपने स्तर पर, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य अपने विकास के लिए प्रकृति का शोषण कर रहा है, निर्माण कार्यों के नाम पर जंगल नष्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कई जंगली जानवरों के पास रहने के लिए घर नहीं बचता, वो सड़कों पर आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं। इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जिसे बोलते हैं, मतलब मानव और मनुष्य के बीच एक कन्फ्लिक्ट खड़ी हो गई है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से काफी परिवर्तन आ रहे हैं। हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और कई सारी चीजें हो रही हैं। अ, फैक्ट्रियों का जितना भी गंदा कूड़ा है वो नदियों में बहा दिया जाता है। और जो भी हानिकारक गैस फैक्ट्रियों से निकलती है वो सभी वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी, पानी और हवा प्रदूषित होते जा रहा है। और ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से पर्यावरण में एक असंतुलन आ गया है। और इस असंतुलन के परिणाम हम सभी देख सकते हैं। हमने अभी हाल ही में देखा कि उत्तराखंड में अलकनंदा दो बार बहुत भयानक बाढ़ आई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ है लोगों को। और हम केवल उत्तराखंड की ही बात ना करें तो उत्तराखंड में, पूरे भारत या पूरे विश्व में हम देख सकते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन की वजह से काफी सारे परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स जो हैं हिमालय पिघल रहे हैं, मौसम के चक्र में बदलाव आ गया है, जो उसका पैटर्न होता था वो बदल गया है। किसी समय कहीं बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ते जा रही है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसे ही कई बहुत सारे परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं इस असंतुलन की वजह से। तो आज इस वेबिनार में हम इन सभी परिप्रेक्ष्यों के बारे में समझेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा हिमालय ग्लेशियर्स जो दुनिया के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखते हैं इकोलॉजी की दृष्टि से, हम हिमालयन इकोलॉजी जो हमें हिमालय पर हो रहे परिवर्तनों से अवगत करा सकती है, इन चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे और समझेंगे। आज हमारी इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य होगा पर्यावरण की चुनौतियों एवं हिमालय के बारे में जानना। मैंने शुरुआत में बोला था कि हम आईवाईएफ और उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के साथ मिलकर ये वेबिनार को कंडक्ट कर रहे हैं। तो हमारे साथ फरीदा बानो जुड़ी हुई हैं जो आईवाईएफ की स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं। तो मैं फरीदा बानो जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमको आईवाईएफ क्या है, किन किन चीजों के लिए काम कर रहा है और क्या क्या चीजें हैं, आईवाईएफ के बारे में हमें थोड़ा सा बता दे। और हमारे साथ जो अलग अलग जगह से यूथ नेटवर्क के लोग जुड़े हैं उनका स्वागत भी कर दें। फरीदा जी।
थैंक यू इलिका। मेरा नाम फरीदा है और मैं वेस्ट बंगाल की आईवाईएफ की मेंबर हूँ। और इंडियन आईवाईएफ मतलब इंडियन यूथ फेडरेशन किस तरीके से शुरुआत हुई इसकी और कैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, और आज हम लोग पर्यावरण को लेकर के बहुत सारी बातें और चर्चा करेंगे और अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इंडियन यूथ फेडरेशन की जर्नी के बारे में शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे इंडियन यूथ फेडरेशन की शुरुआत हुई, कैसे बाकी सारे लोग इसके साथ जुड़ते गए और एक मूवमेंट तैयार हुआ। तो 2016 से पहले स्पैन जो हम लोगों का मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा छोटा छोटा ग्रुप है यूथ का, जो यूथ ग्रुप अपने लोकल एरियाज में जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर प्लानिंग करते हैं और काम करते हैं ताकि अपने समाज में कुछ बेहतरी ला सके। वो अपने जिम्मेदारी समझते हुए बहुत सारे छोटे छोटे एक्शन लेते गए। और फिर इस दौरान वो जो छोटे छोटे यूथ ग्रुप थे, स्पेन में क्या होता था कि बहुत सारे जो अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका रिलेशन है, वहां पे कोई भी प्रोग्राम होता था स्टेट और नेशनल लेवल पे, तो हम यूथ लोग वहां जाके पार्टिसिपेट करते थे। वो बहुत सारा कन्वेंशन होता था, वेबिनार कॉन्फ्रेंस होता था, वहां पे यूथ का भी रिप्रेजेंटेटिव हम लोग वहां करते थे बहुत सारे मुद्दों पर। इन्वायरमेंट के मुद्दे भी थे, बच्चों के जो बच्चे काम करते हैं उन मुद्दे पे, जो शिक्षा को लेकर के बहुत सारा जो स्टेट और नेशनल प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके बातचीत करते थे। फिर वो आहिस्ते आहिस्ते जब वो बहुत सारे मीटिंग्स और वेबिनार्स में जाने लगे, कॉन्फ्रेंस में जाने लगे, तो उनको समझ में आया कि यूथ का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वो भी इतनी बड़ी तादाद में है, और इतनी बड़ी तादाद अगर मतलब एकजुट हो जाए तो बहुत सारा चेंज ला सकता है। और यूथ में वो चेंज लाने की क्षमता है अगर वो ठान ले तो। क्योंकि हम अपने देश का अगर हिस्ट्री देखें या आज भी देखें तो एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हर वक्त हर सदी में युवाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस दौर में जबकि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा युवाओं का एक युवा सबसे ज्यादा है, मोर देन 50% यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन है, तो उनका एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए। उसी चर्चा को लेते हुए जो स्पेन के कुछ यूथ जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे जिलों में जाकर के उन लोगों ने ये अपना सोच रखा कि क्या हम लोग एक साथ बड़ा करके कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या एक बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, जो हमारे छोटे छोटे एक्शन हैं वो हम बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर शेयर कर सकते हैं। और जो चीजें हम लोकल एरिया में शायद कभी भी सॉल्व ना कर सकें, जैसे कि एक इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है जो हम छोटे लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा कोई चेंज चाहिए, जो जो इकोलॉजी इतना क्राइसिस हो रहा है, वो हम छोटे लेवल पे कर सकते हैं, स्तर पे कर ही सकते हैं, लेकिन एक बड़ा चेंज भी बहुत जरूरी है। पर वो एक अकेला छोटे कुछ लोग मिलके नहीं कर सकते, उसके लिए एक बहुत बड़ी तो इन सारे मुद्दों को शेयर किया। और फिर 2016 में बहुत सारे जिलों से, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे जिलों से जो युवा साथी थे वो एक जगह हुए, इसका एक नाम दिया, और ये किस मुद्दों पे काम करेंगे वही वो लोग सारे लोगों ने मिल करके फैसला लिया। और फिर 2016 22 और 23 जुलाई के बाद ये जो फेडरेशन है, इंडियन यूथ फेडरेशन का नाम हुआ। और आहिस्ते आहिस्ते वो वेस्ट बंगाल से हट कर बाकी देश के बाकी हिस्सों में वो जाने लगे और अपनी सोच को रखने लगे। और ये सोच इतनी ही यूनिक थी कि बाकी लोग भी इसके साथ जुड़ना बहुत पसंद करते गए। और आज इंडियन फेडरेशन 7 राज्यों में है, बहुत सारे युवा साथी इसके साथ जुड़ गए हैं, इसके मुद्दे बहुत सारे मुद्दे जुड़ गए हैं, और बहुत सारी आवाजें एक साथ होकर के हम लोग एक्शन ले रहे हैं, और एक दिन बड़ा एक चेंज लाने का एक सपना जो देखा है वो पूरा भी हो जाएगा। तो यही इंडियन यूथ फेडरेशन है, और बाकी साथी भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं जो छूट गया होगा मेरा वो ऐड कर सकते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू फरीदा, आपने हमको आईवाईएफ के बारे में बताया कि वो क्या है और वो किन किन चीजों पे काम कर रहा है। अब उत्तराखंड माफ करना इलिका, थोड़ा सा मेरा एक सजेशन है, अगर आप लोग अपना थोड़ा वीडियो खोल लेंगे तो, क्योंकि सब अलग अलग जगह से जुड़े हैं तो हम लोग को थोड़ा आसानी होगी। क्या ये संभव है कि जो बोल रहे हैं वो थोड़ा अपना वीडियो ऑन कर लें? जो जो अपनी बात रख रहा है वो व्यक्ति थोड़ा अपना वीडियो ऑन कर ले। जैसे फरीदा है, हम फरीदा को नहीं जानते, हाँ, तो हम उसको देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो अब जो भी लोग बोलेंगे वो अपना वीडियो ऑन करके बोल लीजिएगा, और अगर वैसे कोई और वीडियो ऑन करना चाहते हैं तो वो वीडियो ऑन कर सकते हैं, बट अपना माइक प्लीज म्यूट रखिएगा जब तक आपको कुछ बोलना नहीं है।
थैंक यू फरीदा, आपने हमको आईवाईएफ के बारे में बताया। हमारे साथ उत्तराखंड से बबीता जुड़ी हुई हैं, जिनसे मैं अनुरोध करूंगी कि वो हमको उत्तराखंड यूथ नेटवर्क के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें। बबीता। थैंक यू इलिका। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज के इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी युवा साथियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारा उत्तराखंड यूथ नेटवर्क 5 जिलों से मिलकर बना है। इसमें अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के, चमोली डिस्ट्रिक्ट के, नैनीताल, देहरादून व उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के यूथ इसमें जुड़े हुए हैं। हम इस नेटवर्क के माध्यम से बेसिकली ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो कि कल के लिए चुनौतीपूर्ण समस्या को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग एनवायरमेंट को लेकर बात करते हैं, हम लोग अपने इकोलॉजी को समझते हैं, हम लोग मेल न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, या फिर अभी कोविड के दौरान अभी एजुकेशन के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग अपने नेटवर्क के माध्यम से बात करते हैं, और कैसे हम लोग उसको अपने नेटवर्क के माध्यम से अपने गांव लेवल पे, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने स्टेट लेवल पे बात करके अपनी आवाज को एक करके हम कैसे अपनी गवर्नमेंट को अपनी समस्याओं को बताएं और कैसे हम उनसे एडवोकेसी कर सकते हैं। अपने नेटवर्क के माध्यम से एक पूरी प्लानिंग करते हैं, और फिर इन समस्याओं को लेकर हम अपने पूरे यूथ नेटवर्क की ओर से, चाहे वो कैंपेन के रूप में है या चाहे कोई डे सेलिब्रेशन के रूप में है, ऐसे हम उसको काम करते हैं। ओवर टू यू लीका। थैंक यू। थैंक यू बबीता, आपने हमको बताया कि उत्तराखंड क्या क्या काम करता है। तो अब हम सभी को लगभग ये पता है कि आईवाईएफ क्या है और उत्तराखंड क्या है। तो अब हम अपने इस वेबिनार के मेन मुद्दे पे चलते हैं, जो हमें हिमालय से संबंधित बात करनी है। आज हमारे साथ इस वेबिनार में डॉक्टर शेखर पाठक जी जुड़े हुए हैं, जो उत्तराखंड के एक भारतीय इतिहासकार, लेखक और शिक्षाविद हैं। शेखर पाठक जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, और वह 1983 में स्थापित हिमालय क्षेत्र अनुसंधान के लिए पीपल्स एसोसिएशन के संस्थापक हैं। कुमाऊं विश्व नैनीताल में और इसके अलावा डॉक्टर शेखर पाठक जी ने हिमालय पर किया है, तथा 1971 से हर 10 साल में नेपाल बॉर्डर पर स्थित उत्तराखंड के से लेकर बॉर्डर पर आराकोट तक पूरे हिमालय की पदयात्रा करके एक अध्ययन करते हैं हिमालय पर। डॉक्टर शेखर पाठक जी के बारे में अगर तो हम भी कह सकते हैं कि वह हिमालय के एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो आज हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर शेखर पाठक जी हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हैं और हिमालय से संबंधित समस्याओं के बारे में बताने जाएंगे। तो मैं डॉक्टर शेखर पाठक जी से निवेदन करती हूँ कि वे हम सभी के समक्ष अपनी एक बात रखें। ओके, ऑन हुआ? हाँ, बकुल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अच्छा, शुरू करें? हाँ। बकुल ने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं बकुल का धन्यवाद करता हूं। हालांकि मैं आज बहुत बुरा फंसा हुआ था। मेरी इच्छा ये भी थी कि मैं कुछ स्लाइड लगा के हिमालय के बहुत सारे एस्पेक्ट को विजुअली आपको दिखाऊंगा, ऐसी मेरी मनसा थी। रिफ्लेक्शन आ रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ी ऐसी हो रही है कि विजुअल्स कभी भविष्य के लिए छोड़ रहे हैं। तो IYF और यूथ नेटवर्क के जितने दोस्त मुझे सुन पा रहे हैं, उनको बहुत प्यार और उनके लिए शुभकामनाएं। हिमालय में उनका रुचि लेना बहुत जरूरी है। हमारी पीढ़ी तो धीरे धीरे जा रही है, नई पीढ़ी को सोचना होगा हिमालय के बारे में, देश के बारे में और पूरी दुनिया के बारे में भी।
कल वैसे हिमालय दिवस भी था। आजकल तो ये है कि अब कुछ दिनों बाद 365 दिन में से हर दिन कोई ना कोई दिवस हो जाएगा। दिवस का होना बुरा नहीं है, दिवस का रिचुअल बन जाना बड़ा बुरा है। तो हिमालय दिवस रिचुअल न बने, हिमालय दिवस एक समझदारी का और एक्शन का दिन बने, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। कल भी हम कुछ मित्रों से बोल रहे थे यही हिमालय दिवस पर। अब आज सब हिमालय दिवस भूल गए होंगे, लेकिन आप सब लोग आज हिमालय की चर्चा करना चाहते हैं, तो चलिए फिर हिमालय की तरफ चलते हैं। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पर्वतों से भरा हुआ है। उसमें लैटिन अमेरिका का एंडीज है, उत्तरी अमेरिका का रॉकीज है, यूरोप के बहुत सारे देशों में फैला हुआ आल्प्स है, अफ्रीका के पहाड़ हैं, मध्य एशिया के पहाड़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ हैं, और इन सब का सरताज है हमारा हिमालय। हमारा कहने में सिर्फ हमारा नहीं, पूरे दुनिया वालों का है वो। ये हिमालय जो है ये एक अनोखे किस्म का पहाड़ है, और दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को इसका प्रवाह है एक तरीके से। अगर नीचे से शुरू करें तो दक्षिण पूर्व एशिया में बांग्लादेश के ऊपर नॉर्थ ईस्ट इंडिया से और उधर म्यांमार से ये शुरू होता है, और फिर वहां से इधर को आते 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 लद्दाख और हिंदुकुश और सेंट्रल एशिया में ये खत्म हो जाता है। आप लोगों ने कालिदास की मशहूर कविता सुनी होगी, अस्तुत तरश्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो। तो ऐसा लगता है कि कालिदास को उस जमाने में इल्हाम हो गया था हिमालय का जो भूगर्भ है, यानी कि दो समंदरों को जोड़ने वाला, पृथ्वी का सरताज और पर्वतों का राजा, इस तरीके के संबोधन कालिदास ने हिमालय के बारे में कहे थे। और सबसे बड़ी बात, उसने जो हिमालय का भौगोलिक और जियोलॉजिकल विस्तार था उसको भी अपनी कविता में समाया था। तो ये हिमालय सब पर्वतों में सबसे अनोखा है। और आप क्योंकि ज्यादातर जो सुन रहे होंगे, मेरे ख्याल में अधिकांश लोग हिंदुस्तान के होंगे, तो आप शुरू से ही हिमालय को उत्तर में देखते आ रहे हैं, और इसके अलावा हिमालय के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इंडियन होने के साथ साथ एशियन हो जाएं, तब आपको ये महसूस होगा कि हिमालय एशिया के बीचों बीच स्थित है। और ये नजरिया आपको जरा बढ़प्पन देगा और हिमालय के बारे में और ज्यादा क्रिटिकली और ज्यादा व्यापक तरीके से सोचने का मौका भी देगा। तो ये हिमालय जो है हमारा, ये 2600 किलोमीटर में लंबाई इसकी फैली हुई है। कुछ लोग इसको घटा भी देते हैं, कुछ लोग इसको 2800 किलोमीटर भी ले जाते हैं। इसकी चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर है, यानी कि तिब्बत और उत्तरी भारत के मैदान के बीच में हिमालय है। तो कहीं इसकी चौड़ाई 240-250 किलोमीटर और मैक्सिमम जो है कहीं 400 किलोमीटर तक है। इसका जो एल्टीट्यूड है, तो आप समझिए कि 200 मीटर से शुरू हो रहा है, और सबसे ऊंचे, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के ऊंचे शिखर पर, यानी कि एवरेस्ट के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है ये 8852 मीटर, यानी कि 29,032 मीटर पर वह पहुंच जाता है। 28 से 32 हो गई है उसकी ऊंचाई। और हिमालय की एक और विशेषता है कि वर्टिकलिटी और हॉरिजेंटलिटी जो इसकी है, उसके हिसाब से देखें तो ये अनोखा पर्वत है। आसमान को छूता तो है ही लंबाई में, लेकिन जो एंडीज हैं वो इससे ज्यादा है, लेकिन ऊंचाई में ये सर्वोच्च है। तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी इसका एक अनोखा किस्म का मिजाज है। जो हमारे फुट हिल्स हैं, वहां से आउटर हिमालय, दून, भाबर, द्वार, यहाँ से होके ऊपर को ये निकलता है, और फिर आउटर हिमालय आते हैं, फिर मेन हिमालय आता है, फिर हायर हिमालय आते हैं, फिर ट्रांस हिमालय आता है। ट्रांस हिमालय के बाद जो उत्तर की ढलान है वो तिब्बत के पठार में विलीन हो जाती है। और जो हिमालय की अगली विशेषता है वो है कि ये एशिया का क्लाइमेट मेकर है, हमारी जलवायु का निर्माता है। हमारा जो मानसून है, जो भारतीय मानसून है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मानसून है, वह इससे टकरा के उत्तरी भारत में बरसता है। और हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी पूरी कृषि, हमारी पूरी जीवन पद्धति जो है उस मानसून पर निर्भर है। उसी से ये नदियां बनती हैं, उसी से हमारा ग्राउंड वाटर एक तरीके से बनता है। और क्लाइमेट मेकर के साथ मानसून को रोकने वाले और बरसाने वाले पर्वत के अलावा, वह मध्य एशिया की जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको रोकने में कामयाब होता है। वो मनुष्यों को आने देने को नहीं रोकता है। इसलिए हमारे मनुष्यों के कारवां आते रहे सदियों से, व्यापारिक कारवां जाते रहे, तीर्थयात्रियों के कारवां जाते रहे, लेकिन वो हमारे क्लाइमेट को लेके, मानसून को लेके और कोल्ड वेव्स को लेके अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।
यह हिमालय, हिम का आलय यानी कि बर्फ का घर है, लेकिन वो संसाधनों का घर है, उसकी अभी हम जिक्र करेंगे। ये हिमालय तकरीबन 6 करोड़ साल में बन सकी रचना है। 6 करोड़ साल इसको बनने में लगे, और कब से उसमें बर्फ आई होगी, अब कभी किसी जियोलॉजिस्ट से आपका सामना होगा तो उससे आप ये सवाल पूछिएगा। तो 6 करोड़ साल में ये बना है, और आज भी ये बनने में है, और आपकी तरह नौजवान है, उतावला है, बेचैन है, और हर साल 4 से 6 मिलीमीटर ऊपर को उठता है। एशिया के 8 देशों में ये फैला हुआ है, उनके भी नाम मैं बताऊंगा। और भारत के तकरीबन 12, बल्कि अब कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, तो 13 इंडियन स्टेट्स में, ज्यादातर में पूरी जगह पूरी तरह, और 2 में सीमित तरीके से ये जुड़ा हुआ है। तकरीबन 70 करोड़ लोग, 70 मिलियन लोग, तकरीबन 7 करोड़ लोग हिमालय में रहते हैं। 70 मिलियन, 7 करोड़। और आप समझिए कि उत्तरी भारत के 70 से अधिक करोड़ लोगों का जीवन अपने बहुत सारे संसाधनों के लिहाज से इस हिमालय पर निर्भर है। ये इसकी और बड़ी महत्ता है। जितने इसमें रहते हैं उसके 10 गुना ज्यादा लोग एक तरीके से जो है इसके संसाधनों पर निर्भर है। और बहुत सारी नदियों के तंत्र को ये हमें देता है, इंडस, गंगा, सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र, आमू दरिया वगैरह वगैरह। अब इसके भीतर ही इंडियन हिमालय है, जो पूरे भारत का 16% है, और इंडियन हिमालय की पॉपुलेशन भारत के पॉपुलेशन की तकरीबन 4% है। ये भी देखने की बात है। और पूरे हिमालय में, इंडियन हिमालय में तकरीबन 109 जिले हैं, जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स का लगभग 17% एक तरीके से कवर करते हैं। अब इस हिमालय में अगर हम देशों को ढूंढना शुरू करें तो अफगानिस्तान इसमें आता है, उसके बाद बगल में उसके पाकिस्तान का उत्तरी हिस्सा इसमें आता है, फिर उसके बाद भारत आ जाता है। भारत में आपको पता है कि जम्मू कश्मीर, अब तो 2 प्रांत हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, फिर तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तराखंड, 5वां सिक्किम, 6वां अरुणाचल प्रदेश, 7वां नागालैंड, 8वां मणिपुर, 9वां मिजोरम, 10वां त्रिपुरा, 11वां मेघालय, और उसके बाद जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आसाम और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जो हैं, वो भी इस हिमालय के हिस्से हैं। ये इंडियन हिमालय में हिमालय हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि नेपाल हमारे बगल में है, फिर उसके बाद भूटान है, म्यांमार है, फिर उसके बाद आपके बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भी, चिट्टगोंग हिल जो है वो भी हिमालय की पूंछ की तरह माना जाता है। इतना तो आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हिमालय का जो उत्तरी ढलान है वो भी हिमालय का हिस्सा है, चाहे वो तिब्बत में है। तिब्बत को आप हिमालय से काट नहीं सकते हैं। कम से कम ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज और कर्णाली का जो जलागम है, ये नदियां उत्तरी भारत की भाग्य विधाता नदियां हैं। इन नदियों का जो जलागम तिब्बत में है वह हिमालय का भाग है, मैं ये मानता हूं। तो इस तरह तिब्बत भी इस हमारे इस स्कीम में, इस 8 जो एशियन कंट्रीज हैं उस स्कीम में तिब्बत भी एक तरीके से आता है। जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बताया ही। यहाँ जो ग्लेशियर पसरे हैं उनसे निकलने वाली जो नदियां हैं उनमें इंडस का सिस्टम, गंगा का सिस्टम, सांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र का सिस्टम, और उसके बाद आपको पता है कि मेकोंग और साल्वीन और इरावदी जो हैं वह आपके बर्मा की तरफ जाती हैं। आमू दरिया सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है। और तिब्बत को अगर बड़े तिब्बत को ले लें जो हिमालय के हिस्से से बाहर है, तो उस तिब्बत से यांगटीसी क्यांग और ह्वांगहो जैसी नदियां, चीन की बड़ी नदियां भी एक तरीके से जल ग्रहण करती हैं। तो ये नदियों का तंत्र भी इस हिमालय से निकलता है। इसीलिए हिमालय को वाटर टावर्स ऑफ एशिया कहा गया है, और अपनी रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण भी इसको बहुत बहुत जाना जाता है। अब इस हिमालय में है क्या? ये हिमालय सिर्फ हिम का आलय नहीं है, ये संसाधनों का आलय भी है। इट इज ऑल्सो द एबोर्ड ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है इसके, आप में से ज्यादातर को पता है, और आप आजकल सब जानकारियां ढूंढ लेते हैं, फिर भी अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए उनको दोहरा देते हैं। जैसे पहले जो मिट्टी है, सबसे धरती है, वो एक बड़ा एक रिसोर्स है यहाँ का। उसमें रॉक्स हैं, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन एक तरीके से इन्हीं के ऊपर जो जमीन बनती है, जिसमें खेती होती है, जिसमें हमारी बसासतें होती हैं, वो बनती है। तो नॉन रिन्यूएबल के ऊपर रिन्यूएबल फिर एलिमेंट आते हैं, जैसे कि लैंड को रिन्यूएबल किया जा सकता है, और पहले इतनी सदियों से हमारे लोग, हमारे पूर्वज करते रहे हैं।
फिर दूसरे जो फॉरेस्ट्स हैं, जंगल, लैंड के बाद फॉरेस्ट हैं। लैंड बहुत बड़ा रिसोर्स है, उसको एक तरीके से मदर रिसोर्स हम कहते हैं, क्योंकि जमीन के ऊपर ही जंगल हैं, जमीन के ऊपर ही नदियां हैं, जमीन के ऊपर ही तालाब हैं, ग्लेशियर हैं, और जमीन के ऊपर ही वाइल्डरनेस है, जमीन के ऊपर ही मनुष्य और जानवर है। इसलिए जमीन एक तरीके से मदर रिसोर्स है और सभी रिसोर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम रिसोर्सेस का कैटेगराइजेशन करते हैं। तो भूमि के बाद, जमीन के बाद फॉरेस्ट, जंगल है। और जंगल खाली जंगल ही नहीं है, उसमें अंडरग्रोथ भी है, खाली टिम्बर को ही नजर में नहीं डालना है। उसमें बायोडाइवर्सिटी है, उसमें तरह तरह के फ्लोरा और फौना है, और हिमालय तो बहुत ही रिच है इसमें, उनका अभी विवरण मैं आपको बताऊं। फिर उसके बाद पानी है जो ग्लेशियरों में पसरा हुआ है। जंगलों को मैं हरा ग्लेशियर बोलता हूँ, ग्रीन ग्लेशियर कहता हूँ। तो इन जंगलों में भी पानी बरसा हुआ है, और फिर ये पानी उत्तरी भारत की तरफ आता है। और इन नदियों का किस तरीके का प्रतिशत है भारत के वाटर बजट में, उसको मैं अभी थोड़ी देर में आगे बताऊं। फिर अगला जो रिसोर्स है हिमालय का, वो वाइल्डरनेस है। यानी कि हिमालय के जितने ये संसाधन हैं, ये मिलके जिस सौंदर्य को बनाते हैं, वह वाइल्डरनेस है। वो इसको हिंदी में वन्यता कहते हैं। और ये वन्यता ऐसी है जिसको हमारा प्लानिंग कमीशन नहीं बनाता है, जिसको कोई नेता या कोई वर्ल्ड बैंक नहीं बनाता है, और आप और हम जैसे अदने लोग भी उसको नहीं बनाते हैं। वो प्रकृति प्रदत्त है, और उसकी हिफाजत करना एक तरीके से हमारी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में ड्यूटी है, हिमालय वासी के रूप में भी ड्यूटी है। और एक अगला रिसोर्स जो है वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस में नायक भी हैं, खलनायक भी हैं और नालायक भी हैं। तीनों तरीके के लोग ह्यूमंस में हैं, क्योंकि प्रकृति के संसाधनों का, हिमालय के संसाधनों का सबसे बड़ा उपयोग मनुष्य करते हैं। वो उसको नष्ट भी करते हैं, उसको बचाने भी आते हैं, और तटस्थ रहने वाले लोग भी हैं, आज भी अपने समाज में आप देखते होंगे। और जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर हैं, उसके अलावा हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स भी जो हैं इन रिसोर्सेज में शामिल होते हैं। अब ये हिमालय की जो बायोडाइवर्सिटी है और कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसकी तरफ जरा और विस्तार से नजर डालते हैं। पहले हम बायोडाइवर्सिटी पर नजर डालते हैं, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के जमाने में, क्लाइमेट चेंज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है। मैं दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं नौजवानों को। एक उदाहरण जो एक बहुत बड़ी स्टडी हुई और मेरे ख्याल में उसको नेचर ने छापा, उसने ये बताया कि अमेज़न के जंगलों के कटने का भारतीय मानसून के बिहेवियर के पैटर्न पर असर हुआ है। ये बहुत बड़ी रिसर्च थी, मुझे बहुत क्षण भर को मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अपने वैज्ञानिक मित्रों से पूछा तो उन्होंने मुझे समझाया, हाँ ये वास्तविकता है, दुनिया बहुत छोटी है और कहीं भी गड़बड़ करोगे उसका परिणाम किसी और जगह भी आ सकता है। और ये अमेज़न के जंगलों के नष्ट होने का हमारे मानसून के इरेटिक होने से जो संबंध है, वो बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन है, और उससे हम शायद सीख सकेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। जो दूसरा अध्ययन आया जो शायद अमेरिकन जर्नल साइंस में छपा, वो ये था कि उत्तरी भारत में पैदा होने वाली जो डस्ट है और जो कार्बन है, वह आइसलैंड के ऊपर की बर्फ में जो अंटार्कटिका की ओर फैलता चला जाता है, वहां पाया गया। और उस डस्ट के कारण, उस कार्बन के कारण मेल्टिंग की जो गति है वो बढ़ गई। ये भी एक अलार्मिंग एक तरीके से अध्ययन है हमारे लिए। ये दोनों अध्ययन इस बात का संकेत देते हैं कि आज दुनिया में आप किसी एक कोने को अलग से संभाल के नहीं रख सकते हैं। ये पूरी दुनिया, छोटी सी दुनिया एक है, और इसका अंतर संबंध है। इसके समंदरों का, इसके नदियों का, इसके ग्लेशियरों का, इसके तालाबों का, इसके डिजर्ट लैंड का, इसके प्लेटियोज का, इसके वेटलैंड का, ये सब अंतर संबंधित हैं, जुड़े हुए। इसके स्पीशीज का, इसके फ्लोरा फौना का। अब उसको हम ये नहीं कर सकते कि ये मेरा देश है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरा शहर या वो है। इससे हम बच नहीं सकते। इन दो अध्ययनों ने ये बात हमारे सामने रखी। तो हिमालय की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको अगर देखें तो मैं दो छोटे से पॉइंट आपको बताऊंगा कि हिमालय जो है वह पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्र का 0.3% है। यानी कि हिमालय, द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमालय इज लेस देन 0.5% ऑफ प्लेनेट अर्थ। समझ रहे हैं ना? लेकिन वो दुनिया की 10% बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत बड़ी बात हिमालय के संदर्भ में है। इसमें गौरव तो किया जा सकता है, लेकिन गौरव करने के मतलब ये नहीं है कि आप छाती फुलाओ। गौरव करने का मतलब ये है कि उसको प्रिजर्व कैसे करो, उसकी सुरक्षा कैसे करो, और उसका मनुष्य के जीवन को और अच्छा बनाने के लिए उसका सदुपयोग कैसे करो, ये वाला एलिमेंट इसमें आता है। जो इंडियन हिमालय है, वह यह माना जाता है कि वह इंडिया का पूरे बायोमास का लगभग 12% है, ये माना जाता है।
और उसमें इतनी सारी स्पीसीज हैं, वो 30% फौना जो है भारत के रिप्रेजेंट करता है। 280 स्पीसीज ऑफ मैमल्स हैं, 940 के करीब हिमालय में बर्ड्स हैं। सालिम अली को आप पढ़ते होंगे ना, फॉल ऑफ स्पैरो पढ़ी होगी ना आपने। सालिम अली की ये किताब हर युवा को पढ़ी होनी चाहिए। और 316 से अधिक फिश हिमालय में हैं, 200 से ज्यादा रेप्टाइल्स हैं, 80 से ज्यादा एम्फीबियंस हैं, 1249 इससे भी ज्यादा बटरफ्लाई हिमालय में पाएंगे, और 27% जो वर्टिब्रेट्स हैं इंडिया के, वो हिमालय में पाए जाते हैं। और 133 ऐसी स्पीसीज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये थ्रेटन्ड हैं, IUCN ने उनको थ्रेटन्ड कैटेगरी में माना है, वो भी हिमालय में। हिमालय में जो टोटल स्पीसीज की एक बार में लिस्ट देख रहा था, वो तकरीबन जो है 30,377 है, जबकि पूरे इंडिया में 1 लाख के करीब मानी जाती है। हिमालय में फ्लोरा की स्पीसीज 25,000 से ज्यादा, जो 350 फैमिलीज में, और कितने सारे जेनेराज हैं, 4,000 से ज्यादा बताते हैं वो। और इंडेमिक स्पीसीज ही जेनेराज जो है वो 200 से ज्यादा हैं, ऐसा हमारे जो बॉटनिस्ट और तमाम लोग हैं वो हमारे यहाँ बताते हैं। और इस हिमालय में जो इंडियन हिमालय है उसमें 131 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, विच इज अराउंड 9.6, लगभग 10% कंट्री के भूगोल का है। वेस्टर्न घाट में तो ये 10% तक है। इसमें 20 जो है नेशनल पार्क्स हैं, 71 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, 5 जो है टाइगर रिजर्व हैं, और 4 जो है बर्ड रिजर्व हैं, और कुछ रामसर हैं, यानी कि वेटलैंड्स हैं जहां माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। इतनी बड़ी विशेषता एक तरीके से इस हिमालय में है। ये भी एक समझने की बात है, पूरा हिमालय एक जैसा नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हैं, अरुणाचल में हैं, म्यांमार में हैं, भूटान में हैं, नेपाल के ईस्टर्न हिस्से में है, सिक्किम में है, तो ये बहुत ज्यादा रिच है बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, यानी कि फ्लोरा फौना दोनों के लिहाज से। यहाँ तो कभी कभी ये लगता है कि मोर देन 85% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज अंडर रिच ग्रीनरी, सघन वन है। लेकिन उसी के दूसरे छोर लद्दाख में चले जाएंगे आप, तो लद्दाख में ओनली 5 to 10% इज अंडर लाइफ, अंडर ग्रीनरी, बाकी कोल्ड डिजर्ट, ग्लेशियरों से भरा हुआ है। ये ठीक है कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है, बहुत मुश्किल वाला एरिया है, लेकिन वहाँ लाइफ बहुत कम है, यानी कि हरियाली और पेड़ और पौधे और वनस्पतियां और इवन मनुष्य की पॉपुलेशन जो है वहाँ बहुत कम है। चाहे हमारा कश्मीर, लद्दाख रहा, चाहे नॉर्दर्न पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान का हिस्सा हो, तुर्कमानिस्तान और उसके बगल में कजाकिस्तान के हिस्से हो, चाइनीज तुर्किस्तान हो, ये बहुत ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन वाले इलाके हैं। ये हिमालय की विचित्रता है कि एक छोर में वैसा और एक दूसरे छोर में ऐसा। इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत सारी चीजें अभी हम छोड़ दे रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं। इसमें जो एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स की डाइवर्सिटी है, उस सबको हम छोड़ दे रहे हैं। लेकिन ये दिमाग में रहे कि इसी हिमालय में फुट हिल्स में आपको एशियन एलिफेंट मिल रहा है, बंगाल टाइगर मिल रहा है, तो आप 200-250 किलोमीटर नॉर्थ में चले जाएंगे, तिब्बत के बॉर्डर में चले जाएंगे, तो आपको हिमचितवा मिल रहा है, आपको मस्क डियर मिल रहा है, आपको स्नोकॉक मिल रहा है, यानी कि ऐसी दुर्लभ वेराइटीज मिल रही हैं एक छोटी सी चौड़ाई में। ये हिमालय की बायोडाइवर्सिटी का दूसरा नमूना है। तराई में आपको साल मिल रहा है, सीसन मिल रहा है, टीक मिल रहा है, हल्दू मिल रहा है, कितनी ऐसी वेराइटीज, टिम्बर क्वालिटी मिल रही है। ऊपर को आएंगे तो चीड़ मिल रहा है, फिर बांज मिल रहा है, बुरांस मिल रहा है, काफल मिल रहा है, देवदार मिल रहा है, चीड़ की दूसरी वेराइटीज मिल रही हैं, बांज की और वेराइटीज मिल रही हैं, जैसे बांज के ओक के बहुत सारी फैमिलीज हैं, वो सब ऊपर को मिलते हैं। मोरू है जैसे, खरसू है जैसे, लठुआ बांज है जैसे, और ऊपर को चले जाएंगे तो बुरांस के दर्जनों प्रकार आपको मिलते हैं। अल्टीमेट बुरांस का फ्लावर जो है व्हाइट होता है, तुंगनाथ कभी आप जाएंगे, रुद्रनाथ कभी आप जाएंगे। उसके बाद एकदम हायर हिमालय में जाएंगे तो भोजपत्र आपको मिल जाएगा, जिसके खाल का कागज भी इस्तेमाल एक जमाने में होता था, और जूनिपर की पेड़ भी मिलेंगे, फिर अंत में वो झाड़ियां हो जाती है। बुरांस भी वहां झाड़ी हो जाता है, बल्कि एवरेस्ट के इलाके में तो बुरांस बिल्कुल बोनसाई का जैसा इतना छोटा हो जाता है, और फूल भी उसका छोटा हो जाता है। ये हिमालय की बायोडाइवर्सिटी का कमाल है। अगर जानवरों को देखेंगे तो कश्मीर के आप हिरन देख लीजिए, उसके बाद इधर को आएंगे तो दूसरे जानवर मिल जाएंगे। हायर हिमालय में लगातार याक आपको मिलेगा, लद्दाख में जाएंगे तो 2 कुबड़ वाला ऊंट आपको मिल जाएगा, और इधर को आएंगे तो 2-3 प्रकार के घोड़े, खच्चर, ये सब प्रजातियां यहाँ मिलेंगी आपको। और आगे जाएंगे तो जाते जाते जो टाइगर हैं, जो लेपर्ड हैं, जो भालू हैं, काले और भूरे, वो सब तो मिलते रहेंगे। बहुत तरीके के सियार और लोमड़ियां, ये तो सब मिलती रहेंगी, और शाही मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप
सिक्किम में पहुंचेंगे, भूटान में पहुंचेंगे तो पांडा आपको मिल जाएगा। टाकिन जो भूटान का नेशनल एनिमल है वो आपको वहां मिल जाएगा। मिथुन नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत बड़ा मशहूर जानवर है। भेड़ और बकरियां तो हिमालय की सबसे बड़े जिसको कहेंगे कि फॉनल डाइवर्सिटी का पार्ट हमारे यहाँ बनाते हैं। तो ये इससे आप हिमालय की बायोडाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। और जंगल सबसे इंपॉर्टेंट इस अर्थ में है क्योंकि कार्बन सिंक के लिए वही चीजें हैं। आप लेबोरेटरी में कार्बन को सिंक नहीं कर सकते, आप पार्लियामेंट में या हमारे विश्वविद्यालयों में कार्बन को धारण करने की कोई क्षमता पैदा नहीं करवा सकते हैं, उनको जंगलों ने ही ग्रहण करना है। इसलिए मदर नेचर ने हमको पहले से ही ऐसा बनाया है कि जो फ्लोरा होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन को देंगे, जो फौना होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, और ताकि उसको हमारी जो फ्लोरा है, वनस्पतियां हैं, उसको ग्रहण कर सकें। ये वो पूरा मैकेनिज्म जो है नेचर ने दिया है, इसीलिए लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए जिंदगी बनी हुई है। उसको बनाए रखना एक तरीके से ह्यूमन बीइंग जो होमो सेपियंस जो सबसे महत्वपूर्ण स्पीसीज है उसका दायित्व है। लेकिन अभी लंबे की बात की गुंजाइश नहीं है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ ही कल्चरल डाइवर्सिटी जुड़ी हुई। मैं ये मानता हूं कि हिमालय की बायोडाइवर्सिटी ने हिमालय की कल्चरल डाइवर्सिटी को संभव किया है। आप कभी हिमालय में जाएंगे, घूमने गए होंगे, भविष्य में जाएंगे, और जाना चाहिए, हर साल एक बार हिमालय में आपको जाना चाहिए। उससे आप अपने लिए एनर्जी लाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी लेके आएंगे, अपने के अलावा औरों के बारे में, अपने के अलावा नेचर के बारे में सोचना शुरू करेंगे, शेयर करेंगे। उस एक 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 जो ह्यूमन बीइंग के रूप में जो बढ़प्पन आता है, जो गहराई और ऊंचाई आती है मनुष्य में, वो आपको यात्राओं से आती है। तो यात्राओं में जाना कभी न छोड़ें, आप जरूर जाएं। और यात्राओं से जितना हम सीखते हैं उतना हम किताबों से नहीं सीख पाते, बल्कि अनेक बार हम किताबों से भी तब अच्छा सीखते हैं, समझते हैं, जब हम यात्राओं में जाते हैं। तो यात्राएं बहुत बड़ी किताबें होती हैं, ये आप अपने मन में मानिए। तो जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हिमालय की, उसको बनाने में हिमालय की बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है। हिमालय के गहने देखिए आप, टोपियां देखिए आप, पहनावे देखिए आप, शॉल देखिए आप, भोजन पद्धतियां देखिए आप, इसी तरीके से पूजा पद्धतियां देखिए। हर धर्म हिमालय में, सबसे पुराने बोनपा यहाँ है, किसी धर्म को न मानने वाले भी यहाँ है, प्रकृति पूजक भी यहाँ है, हिंदू यहाँ है, मुस्लिम यहाँ है, ईसाई यहाँ है, बौद्ध यहाँ है, जैन यहाँ है, और हिंदू धर्म की अनेक परतें यहाँ हैं। तो ये सब धर्मों को मानने वाले लोग भी हिमालय में हैं। बोनपा सबसे पुराने धर्मों को मानने वाले लोग जो तिब्बत में और अन्यत्र हैं, कम संख्या में जरूर। तो ये जो धार्मिक विविधता है हिमालय की और सांस्कृतिक विविधता है, वह भी काबिल तारीफ है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पुराने एनिमिस्टिक वेज को मानने वाले समाज थे, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल रिलीजन वाले, वो भी हमारे यहाँ हैं। घट गए हैं, कम हो गए हैं, लेकिन हैं अभी, ये देखने की बात है। जैसा मैंने बताया कि हिंदू हैं, बोनपा हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, और कुछ फुटकर संख्या में आपको पारसी भी मिल जाएंगे, कुछ और धर्मों को मानने वाले भी मिल जाएंगे। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, जैसा मैं अभी बोल रहा था कि वो खाने में दिखती है, वो कपड़ों में दिखती है, कस्ट्यूम्स में दिखती है, लैंग्वेजेज में दिखती है। मोर देन 600 लैंग्वेजेज वी हैव इन हिमालय। फोकलोर में मिलती है, इतने तरीके के फोकलोर है हमारे यहाँ। फोक गॉड्स, कभी सोचा नहीं होगा आपने फोक गॉड्स के बारे में। हिमालय में ब्रह्मा विष्णु महेश के बिना काम चल जाता है, मैं बहुत बार बच्चों को ये बताता हूँ, लेकिन अपने लोक देवता के बिना नहीं चलता है। आप अपने गांव लोक देवता की ही पूजा करने के लिए आते। तो ये फोक गॉड्स की जो डाइवर्सिटी है, ऐसे ही जो आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी है, घरों को बनाने की कला। पता चला फ्लैट मिट्टी के छत वाले घर बन रहे हैं, पता चला कि लकड़ी के घर बन रहे हैं, पता चला कि ईंट के घर बन रहे हैं, कच्ची ईंट के घर बन रहे हैं, पत्थरों के घर बन रहे हैं, पता चला कि रिंगाल के बांस के घर बन रहे हैं, बम्बू के घर बन रहे हैं। तो ये पूरी वैरायटी हिमालय में है। और जहां जहां भूकंप आए हैं वहां लोगों ने एक नए तरीके के घर बनाए हैं, ताकि भूकंप में मकान हिले लेकिन कोई मरे नहीं और मकान गिरे नहीं। उत्तरकाशी में ऐसे मकान है, हिमाचल में ऐसे मकान है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे मकान है। तो ये जो आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी है, हाउस मेकिंग की डाइवर्सिटी है, वो देखने लायक है। घरों को बनाने की डाइवर्सिटी, मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, मैं अभी भूल गया था, जो क्या बोलते हैं, सिख धर्म जो है वो भी हिमालय में बहुत बड़ा स्थान है। हमारे अपने उत्तराखंड में ही सिखों के 3 बड़े स्थान है, और गुरु नानक देव ने तो हिमालय के बहुत बड़े इलाकों की अध्ययन यात्राएं उस जमाने में की थी। तो जो आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी है, मकानों को, किलों को, मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को, मोनेस्ट्रीज को, चर्चों को, जब से रिसेंट जो अंग्रेजों के जमाने में बने होंगे, उसमें उस डाइवर्सिटी को हम देख सकते हैं।
इवन जो गोथिक आर्किटेक्चर यूरोप का रहा होगा उसका फ्यूजन भी हम आधुनिक हिमालय की बिल्डिंगों में देखते हैं। ये जो डाइवर्सिटी है ये फुट हिल से लेके तिब्बत तक दिखाई देती है, और ये नॉर्थ ईस्ट से लेके बिल्कुल काराकोरम और उधर नॉर्थ वेस्ट तक भी ये डाइवर्सिटी दिखाई देती है। जो कल्चर की डाइवर्सिटी है वह एथनिक डाइवर्सिटी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि सब एथनिक ग्रुप यहाँ आपको मिलते हैं। सबसे पुराने निग्रोइड्स के अवशेष आपको यहाँ मिलते हैं, फिर उसके बाद के नॉर्डिक्स जो कसाइट हैं उनके अवशेष यहाँ मिलते हैं, और जो मंगोलोइड्स का जो बड़ा एथनिक ग्रुप है उसकी भी बहुत वैरायटी यहाँ मिलती है। इसके बीच में दर्जनों और ग्रुप है, फिर पूरे भारत से आए हुए माइग्रेंट्स जो हैं। इसलिए मैं हिमालय को एथनिक ग्रुप्स का, कल्चरल ग्रुप्स का, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स का मेल्टिंग पॉट मानता हूं। जगह जगह से समयों में पिछले 5000 साल में तो हम बहुत स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं उनकी एथनिक सिंथेसिस होती चली गई, और एक विशिष्ट हिमालयन मिलाजुला समाज हमारे यहाँ बना। तो ये सब भी हमें ये दर्शाता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी ने यहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी को भी एक तरीके से रास्ता बना। और आज अब हिमालय की संसाधनों को जानने के बाद, डाइवर्सिटी को जानने के बाद, हम दो अंतिम हिस्सों में आते हैं कि हिमालयन डिजास्टर्स क्या है। अब अभी क्या है कि हिमालय की जो जियोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो ज्योग्राफी है वो बहुत डिफिकल्ट है, यानी कि एक और ऊपर उठ रहा है, एक और नीचे को बह रहा है। पूरी मिट्टी गंगा यमुना के मैदान और समंदर तक, मूर आइलैंड तक, बंगाल की खाड़ी तक और उधर अरब सागर तक चली जा रही है। स्वाभाविक है, लेकिन हमने उसकी गति को बढ़ा दिया है, ये देखने की बात है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी और डिफिकल्ट ज्योग्राफी में जो हिमालय है उसमें अर्थक्वेक बहुत आते हैं, उनको अभी कोई ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा है। 8 रेक्टर स्केल तक के भूकंप यहाँ आए हैं। और फिर RIS है, रिजर्वेयर इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी है। अगर कहीं आप आर्टिफिशियल लेक बनाते हैं जैसे टिहरी का डैम, तो उस लेक से जनित सेस्मिसिटी यानी कि भूकंपीयता आपके यहाँ भूकंप को एक्सेलरेट कर सकती है, ये हमारे भूगर्भविद बताते हैं। लैंडस्लाइड से बहुत प्रोन है, हिमालय का स्वभाव है। जो डैमिंग ऑफ द रिवर्स, लैंडस्लाइड आएगा, नदी को रोक देगा, नदी में तालाब बन जाएगा, तालाब बर्स्ट होगा और उसके बाद नीचे को फ्लड आएगा। केदारनाथ में 2013 में देखा, 1970 में अलकनंदा में देखा, उससे पहले जो है 1893-94 में आपने फिर पहले अलकनंदा में देखा। इसी तरीके से काली नदी में ऐसे उदाहरण मिलेंगे, नेपाल की नदियों में ऐसे उदाहरण है, इंडस में ऐसे उदाहरण है। एक पैराचून नदी है छोटी सी हिमाचल की जो घूम करके सतलज में आती है, उसमें तिब्बत वाले हिस्से में लेक बनी, बर्स्ट हुई तो फ्लड हमारे हिमाचल में आया। ये सब चीजें आप देख सकते हैं कि हाउ ए लैंडस्लाइड फाइनली डैम्स द रिवर, और फिर रिवर बर्स्ट होती है और उसके बाद नीचे डाउनस्ट्रीम में फ्लड आता है। इसके अलावा जो ग्लेशियर लेक बर्स्ट होते हैं, जो ग्लेशियरों में जो लेक होती है वो भी कभी कभी बर्स्ट हो जाती है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमेट चेंज के कारण बनने जा रही है। एवलांचेज होते हैं बर्फ के। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, तेजी से जो मेल्टिंग हो रही है वो अलार्मिंग है। मेल्टिंग, गल का नाम ही गल है, ग्लेशियर का नाम ही गल है, उसको तो गलना ही है। लेकिन जिस स्पीड से पिछले कुछ दशकों में और पिछली 2 सदियों में जो रिकॉर्ड आए हैं, और खास तरीके से पिछले 20-30 सालों में, इंडस्ट्रियल लिबरेशन के बाद सबसे ज्यादा, लेकिन पिछले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब से हमारे चली है, जब से हमारे यहाँ ये ओपन मार्केट की वजह चली है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे नए काम होने लगे हैं, बहुत सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट में जाने लगे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि ग्लेशियरों की जो मेल्टिंग है या रिसीडिंग है वो बढ़ गई है। ऐसा IPCC की जो सबसे नई रिपोर्ट आई है 6th, उसमें भी ये बात आई। और न्यूक्लियर डिवाइसेस आपने सुना होगा, उसमें विस्तार में जाने की अभी फुर्सत नहीं है। किसी समय चीन पर नजर रखने के लिए CIA ने हमारे कुछ माउंटेनियर्स की मदद से हमारे पर्वतों में जो है न्यूक्लियर डिवाइसेस रखे थे, ताकि चीन अगर तिब्बत में कोई हलचल करता है तो उसकी सूचना उनको मिल जाए। और उनमें से एक डिवाइस जो है नंदा देवी ग्लेशियर के भीतर फंस गया, उसको अभी तक ढूंढ नहीं पाए। कभी मान लिया वो दुर्भाग्य से रेडियो एक्टिव हो जाए तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये भी एक सोचने की बात है। ये सब प्रॉब्लम हिमालय की है। अब अगली प्रॉब्लम हिमालय की फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल की आग लगती है। जंगल की आग अमेरिका भी नहीं बुझा पा रहा है और ऑस्ट्रेलिया भी नहीं बुझा पा रहा है। सौभाग्य से उनके यहाँ तो कैनोपी फायर लगती है, हमारे यहाँ ग्राउंड फायर लगती है, लेकिन ग्राउंड फायर को भी हम नहीं उसको रोक पा रहे हैं। कम्युनिटीज को उसमें हिस्सेदारी करने के लिए हम इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग उस तरीके की भूमिका नहीं निभा रहा है जैसे कि निभानी चाहिए पूरे हिमालय के क्षेत्र में। तो आग एक बहुत बड़ी दिक्कत बनी हुई है। लेकिन ये कुतर्क हम नहीं दे सकते कि अमेरिका के जंगल जल रहे हैं तो हम कौन से हैं जो अपने जंगल बचा लेंगे। हमें बचाने होंगे और ट्रेडिशनली हम बचाते रहे हैं। फॉरेस्ट जंगलों को नहीं बचाएंगे तो 2 तरीके की हानियां होंगी। एक तो जंगलों के जलने से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जा रहे होंगे
और दूसरा उससे जो नष्ट हो रही है वनस्पतियां, और तीसरा जो कार्बन सिंक का स्पेस घटेगा, स्थान घटेगा, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि लॉस ऑफ फ्लोरा एंड लॉस ऑफ फौना, ये दोनों उसके साथ जुड़ा हुआ है। लॉस ऑफ रिसोर्स तो है। अगले जो दिक्कत है हिमालय की, ड्राइंग अप ऑफ स्प्रिंग्स, जो छोटे छोटे स्रोत होते हैं पानी के, नदी नौले धारे छोटे गधेरे, नॉन ग्लेशियल जो एक्सप्रेशन ऑफ वाटर हैं, उन पर बहुत ज्यादा संकट आ गया है। बहुत सारे उनमें से सूख गए हैं क्योंकि कैचमेंट में गड़बड़ी कर दी है, डायनामाइटिंग कर दी है, बहुत बड़ी सड़कें बना दी हैं, बहुत ज्यादा माइनिंग कर दी है, तो जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो नहीं आए, जो ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग है वो नहीं हो पा रही है। तो ये अगली समस्या हमारे है, नदियों की भी और स्प्रिंग्स की। और जो अगली सबसे बड़ी समस्या है वो एक जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, जो पिछले 3 सदियों के औद्योगिक विकास का परिणाम एक तरीके से है। हो सकता है और भी बहुत सारे नेचुरल कारण उसके साथ जुड़े हों, क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसमें अभी 100% श्योरिटी के साथ आईपीसीसी के मेंबर भी नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो है एक बहुत बड़ा फेनोमेना है, और हिमालय जैसे क्षेत्र में वो जीवन के हर पक्ष पर प्रभाव डालने वाला है। रिसोर्सेज को नष्ट कर देगा, कृषि को एक तरीके से गड़बड़ा देगा, बागवानी को गड़बड़ा देगा, शिफ्ट करने को विवश होगा। यानी कि वो ट्री लाइन ऊपर चली जाएगी, ग्रास लाइन ऊपर, बर्फ की स्नो लाइन ऊपर गई, ग्रास लाइन ऊपर चली जाएगी, फिर ट्री लाइन ऊपर जाएगी, तो स्पीसीज की लाइन ऊपर चली जाएगी। ये बहुत बड़ा एक तरीके से संकट है। डाउनस्ट्रीम में उसके बहुत बड़े परिणाम एक तरीके से हो जाएंगे। उत्तरी भारत में जहां 10-15 फीट 20 फीट पर पानी मिल जाता था, सबसे नजदीक ग्राउंड वाटर था, वहां पता चला कि 150 फीट से ज्यादा आपको ग्राउंड वाटर के लिए टुल्लू पंप लगाने के लिए जो वो खोदते हैं, वो पाइप डालते हैं, उसको इतनी गहरी में डालना पड़ रहा है। तो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस के और बहुत सारे परिणाम होंगे। बसंत ऋतु को अंदाज ही नहीं आता है कि बसंत आ गया। बुरांस का पेड़ अंदाज ही नहीं कर पाता है कि खिलूं कि नहीं खिलूं। एक बार दिसंबर में बुरांस खिल गया, एक बार हमें जनवरी में मिला, जबकि नॉर्मली मार्च अप्रैल में खिलता है। एक बार काफल मार्च में आ गई, जबकि अप्रैल और मई में आया करते थे। हम खुद हिमालय में पिछले 50 साल में इस चेंज को देख रहे हैं। जो नदियों का फ्लो है, टोटल वाटर डिस्चार्ज है, वो किस तरीके से घट गया, और बारिश में एकदम से कैसे इरिटेट करते हुए वो एकदम अप हो जाता है। कभी कभी 100-200 टाइम्स बढ़ जाता है आउटर हिमालयन रिवर्स का पानी। ये इरिटेशनल जो एक पोजीशन है नदियों की, वह भी क्लाइमेटिक चेंज से जुड़ी है। और कैचमेंट में जो हमने ख्यानत करी है, जो हमने खुदाई करी है, जो हमने मलबा डाला है, जो हमने डायनामाइटिंग करी है, जो हमने माइनिंग करी है, जो हमने जंगल काटे हैं, जो हमने घास के इलाके काटे हैं, बुग्याल नष्ट किए हैं, वो सब उसके साथ जुड़ा हुआ है। उसके विस्तार में भी जाने की गुंजाइश नहीं, और आप बहुत उससे सुपरिचित भी हों। जो लास्ट पॉइंट है हिमालयन डिजास्टर्स में, वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। जितने संसाधन हैं उनका इस्तेमाल मनुष्य करता आ रहा है, और सभ्यता इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ी। लेकिन संसाधनों को नष्ट करने की कीमत पर हम अपने को खड़ा नहीं कर सकते, ये सोचने की बात है। तो अभी जो नेचुरल रिसोर्सेज पर जो जबरदस्त दबाव है, उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, ये अगली समस्या है। कंज्यूमरिज्म जबरदस्त तरीके से आ गया। गंगोत्री जाएंगे तो पता चला कि बोतलें पड़ी हैं प्लास्टिक की और कांच की। तीर्थयात्रियों को भी पानी की जरूरत भी होगी, वो पानी के अलावा कांच की बोतल में जो जरूरत है वो भी वहां दिखाई देती। कपड़े पड़े हैं, कच्छे पड़े हैं। यानी कि एक पवित्र स्थान को हम अपने को पवित्र करने के चक्कर में इतना गंदा कराते हैं। मैंने तो मानसरोवर के किनारे भी बहुत गंदगी हिंदुस्तानियों के द्वारा की हुई थी। अब चाइना की सरकार ने बैन लगा दिया, आप एक बकेट में पानी लेके बाहर आके पानी नहाते हैं, लेक के भीतर नहीं जाने देते। हिंदुस्तानी पिलग्रिम्स को लेक के भीतर नहीं जाने देते, किसी भी पिलग्रिम को नहीं जाने। तो ये जो कंज्यूमरिज्म है, उसको हम हिमालय नदियों में आप देख रहे हैं कि पॉलिथीन पड़ा हुआ है, लेक्स में हमारे पॉलिथीन आया है। नैनीताल की लेक एक ही बारिश में पॉलिथीन से भर जाती है। छोटे गधेरे पॉलिथीन से खत्म हो गए, वही गधेरे खेत में आते हैं। आप किसी भी बैराज को देखिए, रामनगर में, काशीपुर में, रामनगर में, हल्द्वानी में, टनकपुर में और हरिद्वार में, और इवन आसन बैराज आप देखिए देहरादून में, पॉलिथीन से पटे हुए हैं, और वही पानी फिर नहरों से नदी में जाता है। तो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या असर होगा, ये भी देखने की बात है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है नीड और ग्रीड में, वो अभी क्लाइमेक्स में पहुंच गई। महात्मा गांधी अपने जमाने में कहते थे कि मदर अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरीवन्स नीड। पृथ्वी के पास या प्रकृति के पास हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए सब कुछ है, बट नॉट फॉर वन मैन्स ग्रीड। बट एक आदमी के भी लालच के लिए प्रकृति के पास कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी सीख जो है उन्होंने हमें दी, और यही सीख कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर में एक जमाने में कही थी, जिसमें कहा था कि
पहले हम नेचर को खाना शुरू करते हैं और बाद में बदले में नेचर हमको खाती है, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को खाती है। ये दोनों सीखें युवाओं के मन में आनी चाहिए, और वो ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा गहराई में जानेंगे तो आप हिस्टोरिकली भी आप देखेंगे कि जब जब हमने नेचर को छेड़ा है, नेचर से जरूरत से ज्यादा लेने की कोशिश की है, तब तब नेचर इरिटेट हुई है और नेचर ने हमसे एक तरीके से बदला लिया है। और ये जो अभी इतनी बड़ी बीमारी फैल रही है, ये भी नेचर का एक एक्सप्रेशन माना जा सकता है, जैसे कुछ विद्वान कहते हैं। खैर, अभी हम इस विषयांतर में न जाके आखिरी बिंदु में आते हैं, प्रॉब्लम्स टुडे। आज की हमारी दिक्कतें क्या हैं हिमालय की। जो सबसे बड़ी दिक्कत थी, जिसका जिक्र कर चुका हूं, उसको ज्यादा और विस्तार में जाने की गुंजाइश नहीं है, वो है एब्यूज ऑफ रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस को एब्यूज हमने किया है, उनको लूटने के लेवल पर हम आ गए, चाहे जंगल हो, चाहे नदी हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे वाइल्डरनेस हो। इसको हम कैसे नियंत्रित करेंगे देखने की बात है। पानी, जंगल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। इसीलिए ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रही। जिम कॉर्बेट पढ़ा होगा युवाओं ने जरूर, जिम कॉर्बेट की कहानी में बड़ी रुचि लेते हैं युवा, और जिम कॉर्बेट बार बार जिक्र करता है कि ये मैन ईटर होने का कारण क्या है। मैन ईटर से दो चीजें जुड़ी हुई, एक तो जंगलों का कटान बहुत जुड़ा हुआ है, दूसरा आपने सुना होगा कि गढ़वाल में कैसे रुद्रप्रयाग का जो मैन ईटिंग लेपर्ड है वो मैन ईटर बना। उसका बड़ा कारण है कि आज से 100 साल पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय में कैसे हमारे जो हिमालय के सिपाही थे, नेपाल के, उत्तराखंड के और हिमाचल के, वो यूरोप में लड़ने के लिए गए, और लौटते हुए वो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके साथ जो है स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का वायरस आ गया है। तो वो गढ़वाल लौटे, कुमाऊं लौटे, नेपाल लौटे, हिमाचल लौटे, वो बीमारी को अपने घर में ले। आज की जैसी जानकारी नहीं थी, आज ही हम नहीं बचा पा रहे हैं अपने लोगों को। लाखों लोग हिंदुस्तान के खत्म हुए हैं इस 1-1.5 साल के भीतर। तो उस समय भी बहुत मरे, गढ़वाल में इतने मरे। जिम कॉर्बेट को पढ़िएगा, स्नो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, जिसको उन्होंने 26 सन में उस बाघ को मारा, 5 साल 6 साल लग करके। उनने उसका लाम बुखार उसका नाम दिया है। लाम का मतलब है युद्ध, यानी कि ऐसा बुखार जो लड़ाई से आया, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लोग यूरोप के फ्रंट पर लड़ने के लिए गए, वो वापसी में अपने साथ बुखार का इसके जर्म्स लाए, इसके वायरस लाए, और वो पूरे हमारी कम्युनिटी में फैल गया। हजारों लोग मरे, और इतने लोग मरने लगे तो उनको फूकने के लिए व्यवस्था नहीं, उनको हर एक को आपके सौदा यानी कि चिता जलाने की गुंजाइश नहीं थी, तो हर एक के मुंह में कोयला डाल के एक पहाड़ से गिराने का रिवाज था। और वहां एक घायल बूढ़ा लेपर्ड जो था, उसको मुफ्त का गोश्त मिल गया मनुष्य का, और इस तरीके से दैट एनिमल, दैट लेपर्ड बिकेम मैन ईटर, और उसने 200 से ज्यादा मनुष्यों को उसके बाद खाया। और वो अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों के आर पार, यानी कि 3 नदियों, 3 इलाकों में वो ऑपरेट करता था। 26 सन में जिम कॉर्बेट उसको मार। कभी श्रीनगर से आप कर्णप्रयाग की ओर जाएंगे तो गुलाब राय मिलता है बीच में, वहां पर वो बोर्ड लगा हुआ है कि दिस इज द प्लेस वेयर जिम कॉर्बेट किल्ड द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग इन फलाना फलाना जुलाई और अगस्त 1926। तो आप देखिए कि दो चीजों से ये जुड़ी हुई है, जो बीमारी है, जो मैन ईटिंग लेपर्ड की है। तो ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी अभी बहुत बड़ा है। और उसके अलावा जो वाइल्डनेस है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय की ब्यूटी, ट्रैंक्विलिटी, जो अद्भुत एक फेनोमेना है, चाक्षुष, यानी एक ऐसा रिसोर्स है जो मनुष्य की आंखों के द्वारा इस्तेमाल होता है, दिमाग के द्वारा इस्तेमाल होता है, क्रिएटिविटी के द्वारा इस्तेमाल होता है, उस पर भी बहुत बड़ा प्रहार हो रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम पहली ये है। दूसरी प्रॉब्लम बड़ी ये है कि वी फेल्ड इन डेवलपिंग ग्रास रूट डेमोक्रेसी, रादर ग्रास रूट ग्रीन डेमोक्रेसी। एक हरित जनतंत्र को हम विकसित नहीं कर पाए, ये देखने की बात है। और एक जो गुड गवर्नेंस है, एक जो सुशासन है, वो नहीं हम ले पाए। एक भ्रष्टाचार विहीन व्यवस्था हम नहीं बना पाए हैं। और युवा लोग तो सबसे ज्यादा उसको झेल रहे हैं अभी, अपने नौकरी के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटीज को बंद होता हुआ, कम होता हुआ, सीटें कम होती हुई वो देख रहे हैं, नौकरियां जाती हुई, गुम होती हुई वो देख रहे हैं। प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में तो लगभग नील हो गई है, ऐसी स्थिति आ रही। और तीसरी बड़ी जो प्रॉब्लम है बैड गवर्नेंस के साथ, वह है कि बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम बन गए। बहुत सारी चीजें जो पहले प्रांतों में, ग्राम सभाओं में होती थी, उनको अब केंद्र सरकार अपने हाथ में लेती। लैंड के नियम, कृषि के कानून, लेबर लॉज, कितनी सारी चीजें जो पहले स्टेट और स्थानीय सेल्फ गवर्नमेंट करती थी, हर चीज जो है केंद्र सरकार। तो जो अत्यधिक सेंट्रलाइजेशन है भारत जैसे देश में, वह भी एक कुव्यवस्था को विकसित हमारे यहाँ कर रहा है। इसलिए हमारी जो विकास का क्रम है, वह चिल्ड्रन, वुमेन और यूथ
सेंट्रिक नहीं हो पा रहा है। बच्चों पर, महिलाओं पर और युवाओं पर केंद्रित जो हमारा विकास का पूरा क्रम, कहने को तो हम यूं कहते हैं कि हम सबसे यंग कंट्री हैं पूरी दुनिया की, लेकिन युवाओं की तरफ नजर बहुत कम है। वोटर के रूप में तो उनको कैश जरूर करने की कोशिश होती है, लेकिन उनको, जिसको कहेंगे कि एक उनको ज्यादा पावर उनके हाथ में देने की, उनको ज्यादा जिम्मेदारियां देने का काम हमारे यहाँ नहीं होता है। जिम्मेदारियां सब वही लोग लेते हैं जो सबसे भ्रष्ट एक तरीके से इस तंत्र में हैं। तो ये जो बैड गवर्नेंस है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। उत्तराखंड और हिमालय के संदर्भ में एक नई बात है, वो देश के संदर्भ में भी है कि एक जबरदस्त आउट माइग्रेशन है। एक ऐसी शिक्षा हमें मिली जो माइग्रेट करती है हम। माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि वो 100% ट्रेजेडी है, वो उसमें दोनों चीजें हैं, वो प्लस भी है माइनस भी है, वो ट्रेजेडी भी है कॉमेडी भी है। माइग्रेशन के कारण बहुत सारी प्रतिभाएं हमारी खिली, आगे आए। बिना माइग्रेशन के हम धोनी की कल्पना नहीं कर सकते, बिना माइग्रेशन के हम कितने खिलाड़ियों की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेखकों की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन माइग्रेशन से हिंटरलैंड में एक खास तरीके का अंधकार होता है। ये आप युवा लोग समझते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे। जो माइग्रेशन की दूसरी तीसरी पीढ़ी है वो उसको, उस पीड़ा को समझ नहीं सकती है। जो नए नए हैं वो समझ सकते हैं कि कैसे उनके जाने से उनके गांव में एक खास तरीके का अंधकार हो गया। वो अंधकार मनी ऑर्डर से बुझता नहीं है, कम नहीं होता है, उससे कोई नई रोशनी नहीं जलती है। तो ये संतुलन कैसे बने कि जो यहाँ हैं उनकी लाइफ भी अच्छी हो, जो माइग्रेशन में जा रहे हैं वो भनमजुआ बन के ना जाएं, वो अच्छे एजुकेटेड हों, पूरी दुनिया में सेवा करने के लिए जाएं, पूरी दुनिया में एक तरीके से अपना काम और नाम कमाने के लिए जाएं। वो नहीं हो पा रहा है। हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, फौज में भर्ती के लिए आपको लोग नहीं मिल पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त तरीके से खत्म है, एंटरप्रेन्योरशिप जितनी ट्रेडिशनल थी वो हमारे यहाँ खत्म हो गई। सिर्फ आईटी और मैनेजमेंट के नाम पर पूरे युवाओं को नहीं लगा सकते आप, ये समझने की बात है, और ये समझते भी होंगे आप। फिर एक पहाड़ों में एक और प्रॉब्लम टेरिटोरिटी की बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे कश्मीर का आपने देखा, विभाजन उनकी इच्छाओं के खिलाफ किया गया। उत्तराखंड में हम 371 की मांग कर रहे हैं और कश्मीर में हमने 370 की जब उठावनी हुई तब हमने कोई प्रोटेस्ट की नहीं की। प्रोटेस्ट हम सोचते हैं कि हम अपना ही भला करेंगे, नहीं करेंगे। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, इन्वायरमेंट के बारे में पूरी दुनिया, लेकिन शासन के बारे में पूरे देश की बात समझनी पड़ेगी यूथ को। तो टेरिटरी की एक प्रॉब्लम है, वो हिमालय में बहुत है। इक्वलिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी हम इक्विटी हम हिमालय में नहीं ला पाए। कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट और सम्मान देने की बात है, वो हम हिमालय में नहीं कर पाए। नॉर्थ ईस्ट के प्रति कितना खराब नजरिया अभी रेस्ट ऑफ द कंट्री ने अभी तक बनाया हुआ है। बहुत सारे केसेस दक्षिण में और दिल्ली में पिछले सालों में हुए हैं। उसके बाद जो हमारी एक क्या कहेंगे लैंग्वेजेज हैं, उनको सम्मान पूरा उस तरीके का नहीं मिल पा रहा है। जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि कंज्यूमरिज्म और ग्लोबलाइजेशन ने भी अपने तरीके की प्रॉब्लम की है। क्लाइमेटिक चेंज की तो बहुत विस्तार से मैं बात कर चुका हूं, और आईपीसीसी की जो हाल की रिपोर्ट आई है, 6th रिपोर्ट आई है, बहुत क्रिटिकल रिपोर्ट है। मैं भी पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ पाया हूँ, मैंने उसकी कुछ जिस्ट पढ़ी और मैंने समझने की कोशिश की, तो ये ज्यादा मुझे लगता है क्रिटिकल है, ज्यादा अलार्मिंग है। और दुनिया भर की जो बड़े नेता हैं वो चेतेंगे कि नहीं चेतेंगे, लेकिन सिटीजन के रूप में हमको चेतना होगा, हिमालय वासी के रूप में भी हमें चेतना होगा। खत्म करने से पहले एक पॉइंट और आता है। हिमालय में विनाश की खबरें बहुत आती हैं। हिमालय से एक अच्छी भी खबर थी, एक भूटान से, उसको हम कहते हैं जीएनएच। हमारे देश में तो जीडीपी की बहुत बड़ी बात होती है, जो माइनस होते होते 27 माइनस कितने में चली गई, आप लोग तो सुनते ही हैं वो जीडीपी कहाँ पहुंच गई है। हालांकि जब जीडीपी ऊपर होती है, हमारी जीडीपी में बड़े बड़े जो 1% पूंजीपति हैं, जिन्होंने देश की लगभग 60% से ज्यादा संपदा हमारे देश में दबाई हुई है या इस्तेमाल कर रहे हैं और को दबोचने के क्रम में है। हमारी पब्लिक सेक्टर पूरे के पूरे उनके द्वारा दबोचे जा चुके हैं, नई सरकार के द्वारा उनको दिया जा चुका है। वह जीडीपी भी हमारे यहाँ माइनस में जा रही है। यह आपके लिए आश्चर्य की बात होनी चाहिए कि इन 2 सालों में इस देश में पेंशनर और तनख्वाह खानों के अलावा और कितने क्राइसिस में आ गए। छोटी मोटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने लोग हैं वह सड़क पर आ गए। बच्चों के खाने के लिए नहीं है, फीस देने के लिए नहीं है। आप सौभाग्य से जरा ऊपर यानी कि मध्यम वर्ग के होंगे तो यू मे नॉट बी रियलाइजिंग दैट, लेकिन बकाया पूरा देश बहुत कठिनाई में अभी है, तब भी हम जीडीपी का हल्ला करते हैं। इस जीडीपी के विपरीत भूटान ने एक आइडिया दिया है, जीएनएच। जीएनएच का मतलब है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशी। यानी कि एक ऐसा देश वो अपने देश के लोगों की खुशी में अपने विकास को देखता है, न कि जीडीपी में। और उसने बहुत सारे पैमाने बनाए हैं जिसके विस्तार में जाने का भी समय नहीं है।
कि एक बच्चे के जीवन में झरना है कि नहीं, चिड़िया है कि नहीं, फूल है कि नहीं, रोडोडेंड्रॉन है कि नहीं, लंबोछड़िया है कि नहीं, टाकिन जो उनका नेशनल एनिमल है उसको उसने देखा है कि नहीं, उसने कभी चिड़ियों से बात की है कि नहीं, वो उसकी दोस्ती किसी पंडे नहीं पंडा जो वाइल्ड एनिमल है उससे है कि नहीं। ऐसे कितने सारे पैमाने। उसने झरने में नहाया है कि नहीं, वो तालाब में गया है कि नहीं, वो नदी में मछली को छुआ है कि नहीं। ये कितने सारे पैमाने उन्होंने बनाए हैं जिसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को समझ सकते। हम जो भारतीय हिमालय वाले हैं, हमारे लिए ये बहुत दूर का सपना है। हमारे इमेजिनेशन में ऐसी बात आ ही नहीं रही है। हम तो अभी उसी में है कि सड़क बने कि न बने, शराब बंद हो कि न बंद हो, है मुख्यमंत्री बदले कि नहीं बदले। हम ऐसे तमाम ऐसी चीजों में लगे हैं जो हमारे लाइफ को कहीं भी आगे नहीं ले जाते। तो ये जो जीएनएच का आइडिया है, इस पर आप ज्यादा पढ़ें, ज्यादा समझें, अपने तरीके से सोचें। एक बात आप युवाओं से ये कहनी चाहिए मुझे, ये है कि अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करें और किसी की भी बात को यूं ही ना स्वीकार कर लें। अपने तर्क और विवेक का इस्तेमाल करें। हमारा बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है अभी बहकाया हुआ है, वो अपने दिमाग से, अपनी ओरिजिनलिटी से नहीं सोचता है। लेकिन आप ये शुरुआत करें, इस तरीके से सोचें। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट वर्सेस जीएनएच यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, ये एक बहुत बड़ा विचार वहां से आया है। मुझे पता नहीं है कि वो कितना हमारे लिए व्यवहारिक है नहीं है, लेकिन वो बहुत इंस्पायरिंग एक तरीके से आइडिया है, क्योंकि वो डिग्निटी और हैप्पीनेस के साथ जुड़ा हुआ है। और सबसे अंत में मैं कहूंगा कि हमारे पास एक ही हिमालय है, वी हैव बट वन हिमालय, और हम इसको खोना नहीं चाहते, और आप युवा इसको खोने नहीं देंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे पास ज्यादा मिनट नहीं है, 10 मिनट है, जिसमें आप कोई अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा, और फिर नहीं तो अगली बार हम जब विजुअल्स के साथ, पूरा स्टैटिस्टिक्स के साथ आपसे बात करेंगे, तब फिर और लंबी चौड़ी बात करेंगे। और आज मुझे माफ किया जाए, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आप सबके लिए दुआएं। आप अपने जीवन के अलावा हिमालय के जीवन को भी बनाने और बचाने में योगदान देंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इतने आसान शब्दों में पूरे सारी समस्याओं से अवगत कराया हिमालय से संबंधित, और हमें इस वेबिनार के माध्यम से पूरे हिमालय की एक यात्रा करवा दी। तो आपका धन्यवाद कि आपने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। अगर किसी भी यूथ को कोई क्वेश्चन है या कुछ जानना है या कुछ बोलना चाहते हैं, तो वो अभी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी बोल सकते हैं। सर से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने एक बहुत अच्छे एक एनालिटिक सेशन हमारे साथ किया, और जिसमें हमें हिमालय के बारे में, हिमालय की जो बायोडाइवर्सिटी सर ने बताया, उसके बारे में जानने का मौका मिला। मेरा सर से एक सवाल है कि जैसे कि सर ने भी बताया कि हमारे यहाँ पे इतना सारा क्लाउड बर्स्ट हो रहा है और जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं या फिर लैंड, तो मैं सर से पूछना चाहूंगी कि जैसा कि हमारा उत्तराखंड यूथ नेटवर्क है, तो हम यूथ नेटवर्क से ऐसे क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे कि हम लोग अपनी हिमालय को बचाने में योगदान दे सकें। मैं बड़ा मुश्किल है मेरे लिए इस पर सुझाव देना, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि हिमालय का भ्रमण करते हुए, हिमालय का अध्ययन करते हुए, एक पहले आप हिमालय के बारे में अपना नजरिया बनाएंगे, और वो नजरिया बना के आप ये सोचेंगे कि हिमालय के अभी सबसे क्रिटिकल इश्यूज क्या है। एक तो इंडिविजुअली भी हम सोचेंगे, जैसे कि हम अपनी शिक्षा, अपनी जॉब, अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। एक हम कम्युनिटीज की सुरक्षा, उनके संसाधनों की सुरक्षा, उनके युवाओं, उनके बच्चों की जॉब के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे। जो दूसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई है कि जैसे युवाओं में एक बहुत होता है कि बहुत सारे लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं कि लेखक बना, पत्रकार बना, फिल्म में गया, थिएटर में गया, प्रोफेसर बना, फौज में कैप्टन बना। ये एक छोटा प्रतिशत बनता है। बल्क में जो लोग हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। उतनी जॉब्स जो है ना प्राइवेट के पास है ना गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है कि यूथ जो है जॉब की तैयारी करने के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जाएं, वो इंटरप्राइजिंग कैसे बने, वो हमारे जो संसाधन हैं उनसे जुड़े हुए जॉब्स को कैसे क्रिएट करें। जैसे होम स्टे,
जैसे छोटा हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जैसे फ्रूट से जुड़े हुए काम, जैसे स्टोन से जुड़े हुए काम, और जैसे बहुत सारे दूध से, डेयरी से जुड़े हुए काम, जड़ी बूटी से जुड़े हुए काम, खिलौने, टिम्बर, लकड़ी से जुड़े हुए काम, ऐसे कितने सारे काम हो सकते हैं। जैसे भूटान ने इस तरीके का प्रयोग किया है, नेपाल ने इस तरीके का प्रयोग किया है। जैसे मंदिरों के, पहाड़ों के, टेम्पल्स के, संगमों के, उनके रिप्लिकाज बनाने का काम, पोस्टर बनाने का काम, मैप्स बनाने का काम, लिटरेचर का काम, और बहुत सारे काम ऐसे जुड़े हो सकते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो ऑफिशियली और प्राइवेट रूप से जो जॉब मिलते हैं छोटा सा प्रतिशत, उसके बाद दूसरा एक पक्ष भी हमें देखना पड़ेगा कि हम इंटरप्रेन्योरशिप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उद्यमता का विकास कैसे कर सकते हैं, ये दूसरी देखने की बात है। तो इसके लिए एजुकेशन एक बहुत प्राइमरी है, क्योंकि जिस एजुकेशन को हम प्राप्त करके आगे निकलते हैं, अच्छी जॉब मिल जाते हैं, वो हमें तो आगे बढ़ाती है और हमें अपने इलाके से बाहर भी निकाल देती है, लेकिन वो पूरे समाज को उन संसाधनों का इस्तेमाल करने की अक्ल और प्रतिभा नहीं देती है जो हमारे हैं। जैसे नदी से जुड़े हो, जैसे आजकल राफ्टिंग एक बहुत बड़ा कारोबार है, ट्रैकिंग एक बहुत बड़ा कारोबार है, माउंटेनियरिंग नेपाल का बहुत बड़ा उद्योग है, होम स्टे बहुत बड़ा काम वहां होता है, एवरेस्ट के इलाके में जाइए, उसके इलाके में जाइए। हम उत्तराखंड में, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए उत्तराखंड की बात करता हूँ नमूने के रूप में, आप कल्चरली और जिसको कहेंगे कि नेचुरली इतने रिच हैं कि तीर्थ यात्रा का पूरा सर्किट आपके पास है, हिल स्टेशन आपके पास है, पीक्स आपके पास है, ट्रेल्स आपके पास है, पासेस आपके पास है, कॉन्फ्रेंस आपके पास है, बुग्याला आपके पास है, कितनी चीजें कर सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको डेवलप करना युवाओं में एक बहुत बड़ा काम है। वो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसी नहीं जिस पर सरकार की गुलामी, सरकार पर बहुत निर्भरता हो, सरकार की मदद ली जा सकती है जरूर। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक स्वायत्त बनाती है, और उसमें आप सिर्फ अपने बारे में न सोच करके कम्युनिटी के बारे में सोचेंगे। तो ये आई से वी में कैसे जाएं, ये युवा कर सकते हैं। एक ज्यादा ग्रोन अप व्यक्ति नहीं कर सकता है जो अपने सांसारिक पचड़ों में, परिवार में फंस गया है। युवा कर सकता है। युवा आदर्शवादी होता है, युवा इंडिपेंडेंट होता है, और युवा पर उस तरीके की लगाम नहीं होती किसी की। तो युवाओं से वो उम्मीद है कि वो इस तरफ भी जाए। ये मैं कह सकता हूँ, युवा लोग इस तरफ जा सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जो है हिमालय के बारे में, इसके संसाधनों के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, इसकी फ्रेजिलिटी के बारे में, इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में वो सोचें। जब वो संवाद करेंगे, बात करेंगे, तो कोई रास्ता निकलेगा, उनको लगेगा कि ये रास्ता हो सकता है जो ज्यादा एप्रोप्रिएट है, जो ज्यादा संतुलित है। हेलो थैंक यू सर। हेलो, बोलिए। शेखर पाठक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम है मनोज खाती। मैं हैदराबाद से हूँ। डेफिनेटली अच्छा। आपने आपका जो व्यू पॉइंट रखा, हाँ, मैं उत्तरांचल से, मेरा पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। बढ़िया। तो जब से ये कोविड का सिचुएशन हुआ है, हम लोग सोच रहे थे कि जब इतने बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उत्तराखंड के दूर दराज इलाकों में कैसे मैनेज होता होगा ये कोविड का सिचुएशन। तो हम कुछ लोगों से बात करते रहे हैं कि ये प्रॉब्लम को कैसे वो सॉल्व कर रहे हैं, उनको क्या हेल्प चाहिए। आपका जो विचार आपने जो रखा हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप, कीपिंग द लोकल डेवलपमेंट और लोकल इकोसिस्टम इन माइंड, डेफिनेटली ए वेरी गुड आइडिया। और इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले टाइम में आपका हमको हेल्प लगेगा। अगर आपका हमको कांटेक्ट डिटेल्स आप शेयर करेंगे, तो मैं और मेरे कलीग कुछ आपसे जुड़ना चाहेंगे। और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा साधन है लोगों को रोजगार में रखने के लिए। बट साइमल्टेनियसली जो कैपेबिलिटी चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वो पहाड़ के लोगों में थोड़ा एजुकेशन के माध्यम से या सपोर्ट के माध्यम से उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। तो आपको मुझे बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा। और अगर आप मुझे आपका डिटेल्स कुछ शेयर करेंगे या ऑर्गेनाइजर कुछ शेयर करेंगे, तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली वी वुड लाइक टू
connect with you and see to it that नहीं, some हम grassroots सब level activity can be done. आपने अपना नाम विजय बताया नहीं? सर मेरा नाम मनोज खाती है। हाँ, मनोज खाती। मैं धन्यवाद आपको। मैं ये कहूंगा कि मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप विषय का कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। ये राय मतलब मैंने अपने वो दिए, मेरा सोचना है, और आप जो सोच रहे हैं आप ज्यादा उसको और अच्छी तरीके से उसको क्रिटिकली कर सकते हैं। तो मेरा जो संपर्क है वो आपको ये बकुल देंगी। और मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बीच बहुत नए किस्म के काम उत्तराखंड में किए हैं। ऊन से संबंधित हैं, वो रेसे से संबंधित हैं। एक वो जो जिसको इंटॉक्सिकेटेड जो भांग है, जो हमारे यहाँ जिसमें अतर चरस नहीं निकलती, वो वाली भांग की खेती करके भांग की तेल बहुत महंगी जाती है। वो बहुत यूनिक किस्म की है और उसमें बहुत रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन न्यूट्रिशियसनेस के लिए बड़े अनिवार्य हैं। उनकी शुरुआत की है। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ जिसको कहेंगे कि विलेज टूरिज्म को बहुत अच्छा डेवलप किया है। कुछ लोगों ने हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट को बहुत अच्छा किया है, खिलौने बनाने का काम, ये काम। तो और जो पिरूल होता है, हमारी चीड़ की जो नीडल्स होते हैं, उससे बिजली बनाने का काम हुआ है। अब गवर्नमेंट ने 10 किलोवाट की यूनिट को अलाउ किया है, तो उसमें 1 किलो जो पिरूल है यानी कि पाइन नीडल है, उसको महिलाएं जब इकट्ठा करके लाते हैं तो 2 रुपया मिल जाता है। अगर 50 किलो वो ले आई हैं दिन भर के लिए, 100 रुपया वो कमा के जाती हैं। और बिजली जो बनती है, उस बिजली को नेशनल ग्रिड में आपको उसका प्राइस मिल जाता है। और उसका जो रेजिड्यू होता है नीडल का, उससे आप एक स्मोकलेस कोल बना सकते हैं। ऐसा कुछ जैसे अवनी संस्था हमारी बेड़ीनाग में है, उन्होंने किया है, वो रिप्लिकेट कर रहे हैं कुछ और जगहों में। तो अगर मान लिया हम टोटल पाइन के जो फॉरेस्ट हैं, दे आर 25% ऑफ द उत्तराखंड फॉरेस्ट, इसलिए जंगल की बहुत आग फैलती है। जल्दी से वो उसमें कंटेंट ऐसा होता है कि जल्दी से फ्लेयर अप हो जाता है और हम व्यवस्था कर नहीं पाते हैं। जो बीच में हमें चौड़ा चौड़ा स्थान पत्तियों को हटा के हर साल आग के सीजन से पहले करना चाहिए, उसमें हम चूक हो जाती है। तो उस निडिल का यानी कि टोटल चीड़ के निडिल का अगर 10% भी रिमूव हो गया तो हमारी इनकम हो गई, हमारी एनर्जी बन गई और जंगल की आग के उतने खतरे कम हो गए। ये देखने की बात है। इसी तरीके से बहुत सारे एलाइड और फील्ड हो सकते हैं। और कुछ लोगों ने जो एक्सपर्ट हैं आईआईटी में और क्या बोलते हैं आपकी जो IIM से हैं, वहां भी कुछ लोगों ने इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप पर काम किया है। कुछ लोगों ने इसीमोड काठमांडू में इस काम किया है। तो इन सब का नेटवर्क बना के जुड़ेंगे तो मैं भी कुछ नाम आपको ऐसे बताऊंगा। तो आप लोग संवाद करेंगे, असली में संवाद से ही आगे का रास्ता निकलता है। और आजकल यह है कि ज्ञान चाहे ना हो लेकिन इंफॉर्मेशन तो आपको नेटवर्क से मिल जाती है, ये इससे इंटरनेट से मिल जाती है। उसको मैं ज्ञान नहीं कहता हूँ, इंफॉर्मेशन कहता हूँ। लेकिन उस इंफॉर्मेशन को क्रिटिकली लुकिंग एट इट, धीरे धीरे फिर वो ज्ञान बनता है, फिर वो हमारे जीवन के काम आने लगता है। तो ऐसी कोशिश आप करेंगे तो आप लोग निश्चित रूप से कोई रास्ता ऐसा ढूंढ लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि रास्ता नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और यू आर वेरी वेलकम। जब आगे कुछ करेंगे तो संवाद करेंगे। थैंक यू सर। डेफिनेटली एंटरप्रेन्योरशिप इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, बट उसका अगर जैसे लोकल इकोसिस्टम हो या लोकल इकोनॉमी हो, उसका एक प्रॉपर से आइडिया होगा, तो then that entrepreneurship can be applied, the concept of entrepreneurship can be applied to the local ecosystem knowledge, and then a sustainable business can be built particularly with respect to that region. This is what I think is the need of the hour today. Definitely. Yeah, thank you very much sir, it was nice listening to you. It's pleasure. Yeah. हेलो सर, नमस्ते। मैं स्मिता फ्रॉम बिहार। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपका इतना ग्रेट सेशन हमको अटेंड करने का मौका मिला, और जिन लोगों की वजह से मिला मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा सवाल ये था सर कि आपने जब हिमालय की बात की तो वहाँ पर गंगोत्री और नदियों की बात कही। बिहार से और मेरा मतलब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है मेरा गांव, करते हैं। और यहाँ पर हर साल डिजास्टर की भी आपने बात किया, तो हर साल बाढ़ आती है, फ्लड आता है। तो जैसे यहाँ की नदियां पानी जिस टाइम कम रहता है उस टाइम यहाँ नदी सूख जाती है, लेयर पानी का नीचा चलता है,
अचानक बरसात के मौसम में अचानक पूरा गांव डूब जाता है। तो हम लोग अपने यूथ होने के नाते क्या कर सकते हैं जिससे कि अपनी नदियों को, ये मेरा एक है, उसको बचा सके, कुछ ना कुछ मतलब इसको हम अच्छे से जिंदा रख सके इस नदी को, ताकि हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी इसका मतलब नेक्स्ट पीढ़ी को भी इस नदी का दर्शन हो या फिर इस नदी का लाभ हो। बढ़िया जो बढ़िया। जी सर, यही मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन बकुल एक सवाल तुम और ले लो, नोट कर लो। मैं जरा अपना पानी एक लेके आता हूँ। एक सवाल तुम इकट्ठा कर लो तो मैं दोनों का साथ साथ जवाब दे दूंगा। ठीक है। किसी और का अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो तब तक पूछ लीजिए, वो सर आएंगे तो मैं उनको बता दूंगी। बकुल जी, मैं मनोज फिर से पूछ रहा हूँ, आपका जो उत्तराखंड का यूथ नेटवर्क है, हाँ वहाँ के कुछ लोगों का हमको कांटेक्ट डिटेल्स भी मिल सकता है? हाँ ठीक है, आप अगर अपना कांटेक्ट डिटेल शेयर कर देंगे तो मैं आपको उसके थ्रू यहाँ के लोगों की कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैं आपको मैसेज करता हूँ मेरा कांटेक्ट डिटेल्स और ईमेल एड्रेस, और बिकॉज कर दीजिए, मैं नोट कर लूंगी। प्लीज मैं आपको मैसेज करता हूँ इसी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। किसी और का कोई और क्वेश्चन है तब तक? अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जब तक सर आते हैं, हमारे बीच में डॉक्टर मोहन पवार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रोफेसर हैं और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उन्होंने भी काफी काम किया है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो तब तक हमें कुछ बताएं हमारे पर्यावरण और हिमालय से संबंधित। डॉक्टर मोहन पवार जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर शेखर पाठक जी का बहुत अभिवादन करता हूं, और अभी आपने जो एक बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस, अनुभव जनित ज्ञान जो हमारे पाठक साहब का है, पाठक जी का है, उन्होंने पूरे हिमालय को बहुत गहराई से, इन डेप्थ नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं हिमालय के बारे में उनका है। और युवाओं को एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात उनसे सीखने की जरूरत है वो ये है कि अस्कोट आराकोट जो यात्रा रही है, मैंने भी प्रतिभाग किया है उसमें। और अगर हिमालय को सचमुच में समझना है तो वो जब तक हम इस तरह की यात्राओं के क्रम को जारी नहीं रखेंगे, या हिमालय के उन दूरस्थ और आंतरिक क्षेत्रों में जब तक हम स्वयं नहीं जाएंगे, शायद हिमालय को समझना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर पाठक जी ने जो ये एक बहुत बड़ा अभियान जो शुरू किया था, हम लोगों ने भी उस अभियान में हिस्सेदारी की और उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो युवाओं के लिए भी मेरा एक ये मैसेज है कि आप लोग इस तरह की यात्राओं से, ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क इस तरह की यात्राओं का आयोजन करे। डॉक्टर पाठक जी से और अन्य लोगों से आप इस तरह का मार्गदर्शन लें और हिमालय के आंतरिक क्षेत्रों में आप जाकर के वहां के अध्ययनों को आप सामने लाने का प्रयास करें। जहां तक जो विषय की बात है, हिमालय जैसे बहुत सारी चीजें, लगभग सारी चीजें पाठक जी ने, डॉक्टर पाठक साहब ने जो है सारी चीजें रख दी हैं आपके सामने। मैं थोड़ा केवल जोड़ना चाहूंगा कि पिछले लगभग 4 से 5 डिकेड की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय में सामान्यतः 3 तरह के जो चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। चेंजेस, यद्यपि परिवर्तन जो है वो सृष्टि का नियम है, परिवर्तन होते आए हैं सृष्टि में, सदियों से होते आए हैं। ग्लेशियर एज रही है, इससे पहले और भी बहुत सारी एजेस रही हैं, ऐसे युग आए हैं। लेकिन चेंजेस हमेशा तब खतरनाक होते हैं जब वो रैपिड होते हैं, जब वो बहुत तेजी में होते हैं। परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन
वो ज्यादा डेंजरस होता है जब बहुत तेजी में परिवर्तन होता है। पिछले 50 वर्षों में पूरे विश्व में 3 तरह के परिवर्तनों को देखने को मिला, और उसमें भी खासकर हिमालय में जैसे हम देखते हैं, एक तो लैंड यूज चेंज बहुत तेजी में हुआ है। लैंड यूज चेंज का मतलब जो भूमि उपयोग है, जो सदियों से लोग जिन भूमियों पर काबिज थे, जिन भूमियों का उपयोग करते थे, उसमें बहुत वास्ट चेंज आया है। Lots of lands are transformed, the forest land and the agricultural land, it is transformed into settlements and in urbanization. बहुत सारी जंगल जो है वो नगरीयकरण के द्वारा, औद्योगिकरण के कारण मैदानी क्षेत्रों में जो है वो परिवर्तित हो गए हैं, जंगल खत्म हुए हैं ऐसे क्षेत्र। तो ऐसा जो भूमि उपयोग था, जो ट्रेडिशनल भूमि उपयोग था सदियों का, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और उस परिवर्तन का दुष्प्रभाव ये हुआ कि जो इकोसिस्टम है, जो हिमालयन इकोसिस्टम, जो जिस इकोसिस्टम के लिए हिमालय जाना जाता था, उसमें एक बड़ा असंतुलन पैदा हुआ है लैंड यूज चेंज के कारण। जो हायर रीचेस एरियाज थे, जहां से कि जहां पर लैंड यूज चेंज हुआ, जहां पर लोग जो हैं वो लोग वहां से माइग्रेट होकर के गए, तो ऐसे एमेंडेड गांव, ऐसे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर जो है खेती की, जंगल की या आदिवासियों की बसावटों की भूमि उपयोग में परिवर्तन हुआ, उसके दुष्प्रभाव सामने आए। और मैदानी क्षेत्रों में लगातार जो उनकी क्षमताएं नहीं थी मैदानी क्षेत्रों की, उससे ज्यादा जो है पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है उसमें बढ़ी। दूसरा जो बिंदु इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दूसरा चेंज जो महसूस हुआ है वो है डेमोग्राफिक चेंज, जनांकीय परिवर्तन। हिमालय, हिंदू कुश हिमालय, अफगानिस्तान से लेकर, जैसे बताया गया, पाठक जी ने भी जिसको आपको बताया था, हाईलाइट किया था, और म्यांमार तक जो ये देश हैं, सारे देश, इसमें जनांकीय परिवर्तन बहुत तेजी से घटित हो रहा है। और बहुत सारे लोग अपने मूल स्थानों को छोड़ करके अन्य स्थानों को जा रहे हैं। अन्य स्थानों में सामान्यतः पहाड़ों से मैदानों की ओर, मैदानी क्षेत्रों की ओर जो है लोग गए हैं। और उनमें भी सबसे बड़ी बात यह हुई कि जो कार्यशील जनसंख्या है, जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो 16 से और 35 साल की उम्र के जो लोग हैं, जो किसी भी क्षेत्र की सबसे बड़ी एनर्जेटिक और सबसे फर्टाइल जो पॉपुलेशन होती है, वो पॉपुलेशन जो है वो मूल क्षेत्रों से हट करके, मौलिक क्षेत्रों से हट करके बाहर गई है। निश्चित रूप से पाठक जी ने जैसे कहा कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव परिणाम दोनों देखने को मिले हैं। अगर आप हिमालय के राज्यों की बात करें तो आप देखते हैं कि बहुत कम क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। मिजोरम एक स्टेट है, उस स्टेट की 65 से 70% जनसंख्या अकेले आइजोल में निवास करती है, एक ही शहर में जो उसका कैपिटल है। 70% पूरे स्टेट की जनसंख्या एक नगर में। आप कल्पना करिए, और उत्तराखंड भी इससे कोई दूर नहीं है। उत्तराखंड की 65 से 70% जनसंख्या केवल हरिद्वार, उधम सिंह नगर और देहरादून में है। बाकी जो 90% जो बाकी जो क्षेत्र है 88-90%, उसमें बाकी की संख्या निवास कर रही है। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, ये एक बहुत बड़ा असंतुलन ला रहा है इस पूरे लैंड मास में, इस प्रदेश में, इस अपने हिमालय के क्षेत्र में। और ये केवल एक इंडियन हिमालय रीजन की बात नहीं है, ये हिंदू कुश हिमालय के लगभग अधिकांश देशों में इस तरह की परिस्थितियां घटित हो रही हैं। अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत स्वतंत्र से, स्वच्छंदता से, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। तो अगर हम ये सोचें कि स्वच्छंदता से हम किसी शहर में जाएं, तो कहीं पर हम बहुत स्वच्छंद वातावरण शहरों में नहीं मिलता। शहरों में पानी की कमी या जो अन्य जो पारिस्थितिकी या जो अन्य चीजें हैं, उनकी लगातार जो है कमियां जो है वो देखने को मिल रही हैं नगरों में, पर्वतीय नगरों में, पहाड़ों के नगरों में। ऐसे बहुत सारे नगर हमारे सामने हैं। आप हिमाचल में शिमला को देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड में नैनीताल और मसूरी शहर हैं। लगातार इस तरह की अनेक तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं।
तीसरा जो इम्पोर्टेंट जो चेंज है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज में अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज हिमालय का पिछले 50 वर्षों में मैं अगर कुछ इंडिकेटर्स की बात करता हूँ तो वो इंडिकेटर्स में अगर आप देखेंगे तो 1 बाय 1 कम से कम 20 से 25 ऐसे सूचक हैं जो कि ये बता रहे हैं, और ये रिसर्चर्स के द्वारा ये पूरी तरह से वेरीफाइड है कि ये हिमालय के सभी पूरे प्रदेशों में जो है, पूरे क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन जो है वो घटित हो रहा है। जैसे हम देखें कि एक तापमान में बढ़ोतरी हुई है, ये सारे रिसर्चर्स कहती हैं लगभग 0.46 से लेकर के और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है तापमान बढ़ रहा है, और ये तापमान बढ़ने से इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव जैविक और अजैविक दोनों कारकों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो बारिश में जो है वो रिडक्शन इन एनुअल रेनफॉल, वार्षिक जो बारिश होती थी उसमें कमी देखने को मिली है। ये सारे आंकड़े डेटा जो पिछले 50 वर्षों के जो कलेक्ट किए गए हैं उनके विश्लेषण के द्वारा ये पता लगा है कि बारिश में कमी आई है। जो रेनफॉल का रिद्म है, रिद्म का मतलब जो पहले चौमासा जिसको बोलते थे पहाड़ों में, चौमासा का मतलब 4 महीने बहुत अच्छी बारिश होती थी, और ये बारिश जुलाई से शुरू होकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, आधे अक्टूबर तक और इस तरह से ये चलती थी। लेकिन इस रिद्म में परिवर्तन हुआ है और बारिश जो है ये शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। सितंबर में और पीछे जाकर के अक्टूबर तक जा रही है, और कभी कभी जो वेरिएबिलिटी है बारिश की वो जून में, आप 13 जून को समझ सकते हैं कि 13 जून को 24 घंटे के अंदर 250 मिलीमीटर बारिश एक जगह पर हो जाना, केदारनाथ में अतिवृष्टि हो जाना, ये 13 जून मतलब जून जिसको कि हम यहाँ पर पर्वतीय पहाड़ों में हम इसको गर्मी का समय कहते हैं, तो मतलब ये जो रिद्म है इसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है। इसी तरह से जो एनुअल रेनी आवर्स हैं, वार्षिक जो बरसात की जो घंटे हैं वो घंटे जो हैं वो कम हुए हैं। पहले सतझड़ जिसको कहते थे, पहले सतझड़ का मतलब आप 24 घंटे 7 दिन से गुणा कर दीजिए तो 7 दिन के अंदर ही इतनी अच्छी बारिश जो है मिल जाती थी। लेकिन अभी क्या है कि कम समय में बहुत ज्यादा बारिश जो है वो प्राप्त हो रही है, और वो दोनों तरह से नुकसान करती है। वो खेती को भी नुकसान पहुंचाती है, लैंडस्लाइड के लिए उत्तरदायी कारक होती है, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी कारक होती है कम समय में ज्यादा बारिश का होना, और उसको क्लाउड बर्स्ट का नाम भी हम दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो ड्रॉट ईयर्स बढ़े हैं, जो सूखे के साल हैं। अगर हम ग्राफ बनाते हैं पिछले 30 से 40 वर्षों का, तो उस ग्राफ में सीधा आता है कि जो शुष्क साल हैं, शुष्क वर्ष हैं, वो शुष्क वर्ष बढ़े हैं और शुष्क महीने भी बढ़े हैं वर्ष में। साथ साथ में जो ऐसी कुछ अध्ययन है जो बताते हैं कि अलग अलग वाटरशेड, चाहे वो काली वाटरशेड हो, रामगंगा हो, या काली वाटर जो स्नोफेड रिवर्स हैं खासकर, जिसमें कि काली देखो यार सही है, एक ही लग गया ना, चलो लगेगा तो तुम भी अदम डालोगे पड़ते लगातार जो स्नो कवर है वो घटा है। ये जीआईएस और सैटेलाइट इमेजरीज की जो मैप्स हैं वो नक्शे बताते हैं कि लगातार जो है इन वाटरशेड्स में स्नो कवर जो है घटा है, और ग्लेशियर्स हैं वो तेजी में मेल्ट हुए हैं। ये सारे डाटा हैं। बहुत सारे अननेम्ड ग्लेशियर्स तो ऐसे हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर, छोटी छोटी हिमानियां जो कि पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। कंप्लीटली रिसर्चेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। साथ साथ में जो ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं और नॉन ग्लेशियल फेड रिवर्स हैं, उनमें भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस आया है। ग्लेशियल फेड रिवर्स में जो पानी है वो लगातार कम हुआ है। अगर आप देखते हैं जो विंटर्स में अगर हम देखें तो ग्लेशियल फेड रिवर्स को मॉनिटरिंग किया जा सकता है जाड़ों के समय में, और तब हम प्राप्त कर सकते हैं कि ग्लेशियल फेड रिवर्स का एक्चुअल जो ग्लेशियर से जो पानी निकलता है जाड़ों में वो हमको प्राप्त वो ग्लेशियल का पानी नहीं है पेरेनियल रिवर्स में, जो सतत बहानी नदियां हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं। विंटर में अगर हम मॉनिटर करते हैं तो विंटर में ये नदियां ग्राउंड वाटर को प्राप्त करती हैं और उससे बनती हैं। तो ग्लेशियल फेड रिवर्स जो हैं उनमें पानी की कमी देखी गई है। साथ साथ में जो है वो
प्रो ग्लेशियल लेक, जैसे डॉक्टर शेखर पाठक जी ने बताया कि ऐसे बहुत सारी प्रो ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो बन रही हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर। धीरे धीरे जो है बहुत सारी ऐसी नेपाल में और भूटान में और कहीं कहीं उत्तराखंड में भी अब इस तरह की जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो फॉर्म हुई हैं और वो GIS और सैटेलाइट इमेजरीज में वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं। बायोडायवर्सिटी में जो चेंजेस आए हैं, बायोडायवर्सिटी में दोनों ही फ्लोरल और फाउनल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हैबिटाट डिसलोकेट हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा हैबिटाट डिस्ट्रक्शन जिसको हम कह सकते हैं, जो तमाम जो हमारे जैविक तत्व हैं, जो जैविक कारक हैं, जीवीय कारक हैं, जो जीव जंतु हैं, उनका हैबिटाट जो है लगातार डिस्टर्ब हुआ है, उनकी निवास्यता जो है वो डिस्टर्ब हुई है, आप देख सकते हैं। और वो उसमें फिजिकल और एंथ्रोपोजेनिकल दोनों कारक उसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें प्राकृतिक कारक भी हैं उसके लिए उत्तरदायी और मानव जनित कारक भी उसके लिए उत्तरदायी हैं। उसमें छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूँ, जैसे फिश का है, उसका जो एक नैसर्गिक जो उसका अपना निवास्यता क्षेत्र होता है पूरा एक रिवर इकोसिस्टम में, ये दो छोटे छोटे रिजर्वायर्स बना करके, डैम्स के हाइड्रो पावर्स के रिजर्वायर्स बना करके फिश की जो इकोलॉजी है, फिश की जो हैबिटाट है, वो कहीं डिस्टर्ब हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं जिसपे की बात की जा सकती है, समझा जा सकता है उसको। वेजिटेशन को लेकर के जैसे कहा है कि अपवार्ड शिफ्टिंग ऑफ वेजिटेशन, और यहाँ तक भी आंकड़े उपलब्ध हैं कि 34 मीटर प्रति साल, 34 मीटर प्रति साल जो है वो वेजिटेशन लाइन, जो फॉरेस्ट लाइन है, वो शिफ्ट हो रही है ऊपर को। मतलब 530, 630, 640 टोटल इतना मीटर पिछले 30 से 40 सालों में रिकॉर्ड किया गया है कि इतना मीटर जो है वो फॉरेस्ट लाइन शिफ्ट हुई है। 1972 के जो डाटा हैं, आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि फॉरेस्ट लाइन ऊंचाई प्रति फॉरेस्ट लाइन है वो लगातार जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। और उसके नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव ये है कि अगर इसी गति से ये ऊपर बढ़ती रहेगी तो हिमालय में तो एक निश्चित ऊंचाई है, एक निश्चित चोटी है, तो उसके बाद में उनका लुप्त होना, उस तरह की एक बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल जो वेजिटेशन हैं, वनस्पतियां हैं, उनका लुप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हमारे सामने आ रहा है। जैसे फोनोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत बड़े हैं, अर्ली फ्लावरिंग है, इसके अलावा जो फ्रूट्स प्रोडक्शन है, वो फ्रूट्स में बहुत सारी जो फ्रूट बेल्ट है वो शिफ्ट हुई है, उनमें चेंजेस आ रहा है, एप्पल बेल्ट शिफ्ट हुई है, ये सारी चीजें हैं। और ये भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्प्रिंग्स जो जल स्रोत हैं, जो कि यहाँ की लाइफ लाइन है पहाड़ के लोगों की, और छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो कि बड़ी नदियों के बजाय छोटी छोटी जो ये गाड और गदेरे हैं, इनके नीचे बहुत बड़ी बड़ी बसावटें हैं। हिमालय में ऐसे बहुत सारे गांव इन स्ट्रीम्स के आसपास बसे होते हैं। इन स्ट्रीम्स का नेचर में परिवर्तन आया है। जो फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम्स हैं, ये रिसर्च बताती हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्ट्रीम्स लगातार ड्राई हो रही है और स्ट्रीम्स की लंबाई में बहुत परिवर्तन आ रहा है। जो पहले लंबाई, किसी भी स्ट्रीम की लंबाई, जो ओरिजिनल जो लंबाई थी, मौलिक लंबाई थी, वो धीरे धीरे घटी है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि ये स्ट्रीम्स पर पूरे लोगों का, ग्रामीण क्षेत्रों का लाइवलीहुड उस पर निर्भर कर रहा है, तो कैसे हम इनको पुनर्जीवित करें, कैसे इनको रिवाइव करें, कैसे पार्टिसिपेटरी मेथड के थ्रू इस पर आगे बढ़ें, ये एक बहुत बड़ा चुनौती हमारे सामने है। एग्रीकल्चर अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पर प्रभाव है। रिडक्शन इन क्रॉप प्रोडक्शन ये देखने में आया है। शिफ्टिंग ऑफ हॉर्टिकल्चर बेल्ट है। इसके अलावा जो पेस्ट स्पेक्ट्रम है, जो पेस्ट अटैक है, वो लगातार बढ़ रहा है क्रॉप्स पर। ये जो फार्म इकोलॉजी है, जो खेती की जो पारिस्थितिकी है, वो खेती की पारिस्थितिकी पूरी की पूरी तरह से चेंज हुई है। और जो बर्डन है, जो हार्ड, जो कठिनाई है खेती में, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो वल्नरेबिलिटी है, या हम जिसको ड्रेजरी कह सकते हैं, कष्ट कह सकते हैं, वो खेती में बढ़ रहा है। अब इन परिस्थितियों को हम कैसे सॉल्व करें, मुझे लगता है कि ये युवाओं के बीच में बात करने का एक बहुत बड़ा अवसर ये है
कि हिमालय में किसी भी समस्या का समाधान हम इंस्टेंट नहीं ढूंढ सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आज कोई समस्या हुई और उसको हम आज ही सॉल्व करें, या 1 साल के लिए, या 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा नहीं। हमको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है हिमालय के लिए। अगले 50 साल के लिए हमको आज सोचने की जरूरत है कि हमको हिमालय अगले 50 साल में कैसा दिखेगा। आज की परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए, वर्तमान की विकासात्मक सोच, विकासात्मक कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है, इसके अनुसार हम अगले 50 साल हिमालय को कैसा देखते हैं, कैसा देख रहे हैं, एक ये विजन हमारे सामने आना जरूरी है। और उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि जैसे बताया गया, शेखर पाठक जी ने जैसे बताया कि भूटान ने एक जो अपना हैप्पी इंडेक्स तैयार किया, ऐसे कुछ क्या हम इस विषय पर उत्तराखंड को ध्यान में रखते हुए, फोकस करते हुए, क्या हम इस तरह की कोई आगे की कुछ इस तरह की चीजों को सोच सकते हैं? क्या हम इस तरह के कुछ सूचकों को, कुछ ऐसे इंडेक्स को तैयार कर सकते हैं? और सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि मदर अर्थ से जो हम ले रहे हैं, जैसे हम धारे से जो वाटर रिसोर्स है उससे हम लगातार पानी ले रहे हैं, तो हम क्या उसको दे क्या रहे, हमारा उसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द हिमालय, हर प्रति व्यक्ति की हिमालय के प्रति उत्तरदायित्व, अगर हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अगर हम ज्यादा केंद्रित होंगे और लेने के बजाय हिमालय को देने की बात ज्यादा करेंगे, तो मुझे लगता है इस पर हम बहुत अच्छे तरीके से आगे अपने इस एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत बेहतर और पूरे विश्व का आर्थिक और पारिस्थितिकीय संतुलन को जिसने बरकरार रखा है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। एडेप्टेशन इज अगेन ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक बात है। चेंजेस का सामना करने के लिए, परिवर्तन का सामना करने के लिए हमको अनुकूलन करना बहुत जरूरी है। इन परिस्थितियों के साथ में समानुकूलन दिखाना बहुत जरूरी है, उसके अनुरूप ढलना जरूरी है। और ये सदियों से ह्यूमन बीइंग ने किया है, मानव ने सदियों से किया है, प्रकृति के साथ में अपना सामंजस्य बिठाया है। आज हमें भी प्रकृति के साथ में, इन प्राकृतिक कारकों के साथ में सामंजस्य बिठाने की बहुत बहुत जरूरत है। और जैसे एंटरप्रेन्योरशिप की बात जो पाठक जी ने कही है, निश्चित रूप से युवा हिमालय में, हिमालय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर हम रिवाइवल ऑफ द विलेजेस की बात भी करेंगे कभी, कि गांव को कैसे रिवाइव करें। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल के एक डिस्कशन में मैं था, तो एक एकेडमिशियन ने घोस्ट विलेज का बहुत बड़ा विरोध किया कि हिमालय में घोस्ट विलेज नहीं बोलना चाहिए हिमालय के गांव को। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि निश्चित रूप से हम घोस्ट विलेज क्यों कह रहे हैं हिमालय के गांव को। घोस्ट विलेज, भूतहा गांव कह करके हम पूरे विश्व में अपने उत्तराखंड और अपने हिमालय के इन गांव को जो है एक गलत मैसेज हम दे रहे हैं। घोस्ट विलेज नहीं है, हमको इनको रिवाइव करने की जरूरत है, दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। और इसके लिए कलेक्टिव एफर्ट्स बहुत जरूरी हैं। सोशल एक्टिविस्ट, यंग जनरेशन जो किससे ज्यादा है यहाँ पर, इसके अलावा जो एकेडमिशियंस हैं, साइंटिस्ट हैं, और नॉट ओनली एक छोटा सा स्टेट ही नहीं, बल्कि ट्रांस बाउंड्री और क्रॉस बाउंड्री एफर्ट्स भी करने की जरूरत है। अदर जो कंट्रीज हैं वो सब मिलें, चाहे जैसे ईसी मोड का एक बहुत बड़ा एफर्ट्स इसमें है, लगा हुआ है, और भी लोगों को ये प्रयास किए जाने की जरूरत है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में युवाओं के साथ में आह्वान करता हूँ कि आप लोग इसको जानने के लिए, समझने के लिए हिमालय को जीना सीखें, और इसमें जो यात्राएं हैं इसको और बेहतर और गहराई से समझने की कोशिश करें। पुनः मैं डॉक्टर शेखर पाठक जी को धन्यवाद देता हूं, उनको सुनने का अपॉर्चुनिटी दी, और रघु तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया, सुनने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वेबिनार ज्वाइन की और हमारे बीच अपनी बात रखी। अब जो पहले जो ओपन सेशन के टाइम पे क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछा था, अगर आप उसका आंसर देना चाहें। हाँ, तो वो जो हमारी बिहार की बेटी ने पूछा था बिहार के फ्लड के बारे में, उसका मैं पहले उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। मुझे असली में भागना है, लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरे प्रिय दोस्त प्रोफेसर मोहन पवार को मुझे सुनने का मौका मिला, बहुत दिनों से उसको देखने का मौका मिला, बीच में पता चला कि उसकी तबीयत खराब थी,
तो उसको देखना मेरे लिए एक बहुत सुखद बात है और मैं उसके लिए आयोजकों का आभारी हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा मोहन से आमना सामना होगा। वो हमारे न सिर्फ अस्को टाराकोट के साथी रहे हैं, वो चिपको आंदोलन के दौर के साथी रहे हैं, डालू का दगड़िया के साथी रहे हैं। और मोहन को भी मैं बताना चाहता हूं कि 2024 की यात्रा बड़े लेवल पर करनी है और उसका पूरा संभालना है आप जैसे लोगों को। अब हम तो बुढ़ा गए हैं। जरूर सर, और जरूर जरूर जरूर। और उन्होंने मेरी बातों को एक तरीके से, मैंने जो फ्रेम जैसा खड़ा किया था उसमें उन्होंने जान भर दी और बच्चे उससे और लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि बहुत सारे पक्षों को उनको डिटेल में रखा। मुझे जल्दी भागने की और जल्दी उसकी हो रही थी, मैं एक मुश्किल में फंसा हुआ था। एक हमारा बीमार दोस्त जो है हॉस्पिटल में है, तो वहां जाने का वादा हम लोगों ने किया था, लेकिन और अच्छी और गहरी बात आगे को बढ़ गई। उन्होंने जो 2-3 चीजें और कही उसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है, उन पर कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं मोहन से भी कहूंगा कि वो उसको और एलोबरेट करेंगे। जैसे डेमोग्राफी को एक तरीके से पूरा जिसको कहेंगे री एनालाइज करने की जरूरत है। मतलब हम लोगों ने पिछले 150 सालों में जबरदस्त तरीके से माइग्रेशन में जा करके पहाड़ में ह्यूमन बर्डन कम किया था। एक तरीके से हमने इकोलॉजी की सेवा की थी। उसका परिणाम ये मिला कि एक तरफ हमारे गांव खाली हो गए और दूसरी तरफ हम अपने ही अच्छे संसाधनों से वंचित हो गए। अब हम दिल्ली की कार्बन डाइऑक्साइड में फंसे हुए लोग हैं। मेरा एक अपना एक एनालिसिस है जिसको अभी किसी डेमोग्राफर ने या किसी इकोनॉमिस्ट ने चुनौती नहीं दी, कि अंग्रेजों के आने के बाद से, विशेष रूप से 1850 से हमारे अपने उत्तराखंड में तकरीबन 45 से 50 लाख लोग उत्तराखंड से बाहर रहते हैं। इतने लोग हैं, 45 से 50 लाख लोग, जो पिछले 150 साल में उत्तराखंड से माइग्रेट हुए। कुछ लोग 4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले, कुछ लोग 2 जनरेशन पहले, कुछ लोग 1 जनरेशन पहले। ऐसा डिफिकल्ट डेमोग्राफिक प्रोफाइल किसी भी और इलाके का नहीं है। हमारा सहोदर इसमें कोई है तो नेपाल है। नेपाल से भी जबरदस्त तरीके का आउट माइग्रेशन हुआ है और उसके बहुत सारे सकारात्मक परिणाम भी हैं, कुछ नकारात्मक परिणाम भी हैं। और इस तरीके का आउट माइग्रेशन इवन केरल से नहीं हुआ है, जो सबसे एजुकेटेड और वेल एजुकेटेड स्टेट एक तरीके से रहा है। तो ये डेमोग्राफी हिमालय की जो है, इसको एक अच्छे गहरे संवाद से मेरे ख्याल में मोहन के साथ ही ये लोग लाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, नंबर 1। दूसरा, जो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस है वो अलार्मिंग है। एक उदाहरण मिजोरम के राजधानी आइजोल का दिया था, तो मैं कहना चाहता हूं कि शिलोंग, उसके बाद इधर दार्जिलिंग, नैनीताल तो पॉपुलेशन में नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन शिमला और श्रीनगर और देहरादून, ये डेमोग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट स्थान बनने जा रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि हम सेस्मिक एक्टिविटी के बहुत करीब हैं और किस तरीके के परिणाम फुटहिल्स झेल सकते हैं, ये भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। खैर, अभी इसकी फुर्सत नहीं है। तो प्रोफेसर मोहन पवार ने जो मुझे याद दिलाया अस्को टाराकोट का, तो मैं तमाम नौजवानों से जो आज के पार्टिसिपेंट हैं उनसे कहना चाहता हूं कि 1924 में 25 मई को हमारे बहुत बड़े शहीद श्रीदेव सुमन के जन्मदिन से यात्रा शुरू होगी 45 दिन की, और अनेक मार्गों में होगी। तो 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और जो ज्यादा सबल और समय वाले हैं वो पूरे 45 दिन की इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हम 22 में बातचीत करेंगे, वेबिनार करेंगे, सेमिनार करेंगे। जैसे 2004 या 94 की यात्रा के समय श्रीनगर में भी इन्होंने सेमिनार कराया था प्रोफेसर पवार और उनके साथियों ने। ऐसा इस बार ज्यादा करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा लोग जाएं और अपने तरीके से अपने अनुभवों से उत्तराखंड को समझने और सीखने की कोशिश करें। और इस दौर में हम ये भी कोशिश करेंगे कि पुरानी यात्राओं के कुछ तजुर्बों को एक रिपोर्ट के रूप में लाने का प्रयास करेंगे। तो आप जितने युवा हैं उनका आह्वान भी हम इस पर करते हैं। अब जो बिहार की बेटी ने पूछा है, बहुत संक्षेप में मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करता हूं। बिहार को हम 2 तरीके से हिमालय की नदियां भेजते हैं। एक तो वह नदियां हैं जो शिमला के रिज से जमुना में जो पानी आता है वहां से लेके पूरे उत्तराखंड का जो गंगा का जलागम है वो पानी, और नेपाल के अधिकांश इलाकों का पानी जो गंगा में पहले ही घाघरा और कर्णाली और ये तमाम के जरिए आ चुका होता है, वो हम बिहार में लाते हैं। बिहार में हम एक स्पेशल गंगा का एक हिमालय का पानी लाते हैं, वो है एवरेस्ट के चारों तरफ का पानी, जो दूधकोसी, सोनकोसी, भोटकोसी, तामाकोसी वगैरह से, और क्या बोलते हैं, अरुण, वरुण, इन सब नदियों का पानी जिसको सप्तकोशी कहते हैं, वो जमा होके बिहार के मैदानी हिस्से में हमने इंडियन सरकार ने उस पर बैराज बनाया है, वहां आता है।
और वो नदी बहुत बेतरतीब नीचे आती रही। फणीश्वरनाथ रेणुका, हमारी बिहार की दोस्त ने फणीश्वरनाथ रेणुका ऋणजल धनजल पढ़ा होगा, बिहार की बाढ़ पर उनका बहुत बड़ा ट्रेवलॉग है, उसको दोबारा भी आप पढ़ सकते हैं। मिश्रा जी का बिहार के फ्लड पर है, CHE की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। तो ये जो अब आती है वो कोसी इकट्ठा होके नीचे वो बहुत वायलेंट हो जाती है, और उसमें पानी और सिल्ट का वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि पिछले 400 साल की हिस्ट्री में, मिडिवल टाइम से लेके आज तक, कोसी नदी ईस्ट से वेस्ट को तकरीबन 400+ किलोमीटर वेस्ट को सरक गई। इसका सैटेलाइट इमेजरीज की कंपैरेटिव स्टडी आप CSE की रिपोर्ट में देख सकते हैं, और आजकल तो आप खुद गूगल अर्थ में जाके देख सकते हैं कि कहाँ पहुंच गई हैं, और पुरानी लोकेशन उसकी ढूंढ सकते हैं। तो बिहार की प्रॉब्लम यह है कि बिहार में कोई नदी पैदा नहीं हो रही है, बिहार में हिमालय की नदियां ही कहर ढाने के लिए आ रही हैं, और जमुना के माध्यम से पूरे राजस्थान की और मध्य प्रदेश की नदियां भी जमुना के माध्यम से बेतवा, चंबल तमाम यहाँ आ रही हैं। तो इसका एक ही उपाय है कि पहले भी बाढ़ आती थी, आपके यहाँ दयारा लैंड है, आपको याद होगा, पहले बाढ़ का इंतजार होता था पूरे इंडियन गेंजेटिक प्लेन में, और बाढ़ आतंकी की तरह नहीं आती थी, एक एनुअल रिचुअल की तरह आती थी, और अपनी पानी और अपनी फर्टिलिटी की परत वहां छोड़ के आगे निकल जाती थी। अब हमने बहुत तरीके से नदी को गड़बड़ा दिया है, पहाड़ों से ही उसको हमने छेड़ दिया है, तो उसका पूरा उसका बिहेवियर जो है, और क्लाइमेटिक चेंज के जमाने में और ज्यादा खराब तरीके से वो आ रहा है। तो नदियां एग्रेसिव हो जा रही हैं, कहीं कहीं हमने बंद बना दिए हैं, आगे हमने फरक्का बना दिया है। तो एक नदियों को अपने नेचुरल जिसको कहेंगे कि टेरिटरी में बहने का हक भी हमने एक तरीके से छीन लिया है, पहाड़ों तक में छीन लिया है, मैदानों में तो और ज्यादा छीन लिया है। तो एक उपाय यही है कि जो तमाम जलागम के इलाके हैं हमारी नदियों के, हिमालय की नदियों की, जो अंततः बिहार में आते हैं, उनकी हिफाजत कैसे हो। नेपाल में आने वाली नदियां तिब्बत में जन्म ले रही हैं, फिर नेपाल में आ रही हैं, फिर भारत से आ रही हैं, फिर फाइनली मिल के तहाँ आ रही हैं। तो इन पूरे जलागमों के बारे में हमारा जिसको कहेंगे कि एक रीजनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की भी जरूरत है। तिब्बत के साथ हमारा नदियों का कोलैबोरेशन नहीं है कोई, न इंडस को लेके है, न ब्रह्मपुत्र को लेके है, न आपके कर्णाली को लेके है, न सतलज को लेके है, और न कोसी की जो ट्रिब्यूटरी घोट कोसी, सोना कोसी को लेके है। तो चाइना से भी हमारा संवाद, मैंने अभी एक जगह जिक्र किया था कैजुअली पैराचू नदी का। पैराचू नदी ओरिजिनेट से हिमाचल प्रदेश, और उसका मन नहीं लगता है तो वो चली जाती है तिब्बत की तरफ। मन की बात नहीं है, टोपोग्राफी की बात है। वहां से फिर घूम के फिर इधर आ जाती है, सतलज में मिलती है, वो आपकी स्पीति में। लेकिन उस नदी के तिब्बत वाले हिस्से में एक लैंडस्लाइड ने बहुत बड़ा डैम बना दिया था, और वो डैम 2 बार बर्स्ट हुआ, और पूरा रामपुर बुशहर और पूरा हिमाचल जो है तबाह हुआ, पुल 2 बार बह गए। तो हमारी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी उससे या बातचीत नहीं है, वो संवाद होना चाहिए दोनों जगह के साइंटिस्ट। एक जरा सी उस आर्टिफिशियल लेक को जरा सी पत्थर हटाने से, जरा कम करने से हमारी बाढ़ का जो आतंक था वो कम हो जाता, लेकिन हम नहीं कर पाए। ब्रह्मपुत्र तो बहुत बड़ी नदी है, उसमें तो हर साल बाढ़ आती है। तो ये सिलसिला शुरू होना चाहिए, नदियों को लेके संवाद होना चाहिए उन देशों का जिनसे वो नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं, जिनमें बह के आगे फाइनली जा रही हैं। यही नदियां बांग्लादेश में फिर जाती हैं। तो इस पर एक एशियन संवाद की जरूरत, इसलिए मैं पहले कह रहा था कि जब हम हिमालय को एशियन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हिमालय को हम अपने बीचों बीच पाएंगे, तब हमारा पूरा नजरिया बदल जाएगा, और हमें ये लगेगा कि हमने मिल के हिमालय के संसाधनों की हिफाजत करनी है। एक सवाल और है तो दीजिए, मैंने फिर भागना है, मैं माफी चाहता हूँ। अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। प्रश्न तो नहीं है, लेकिन शेखर दा का धन्यवाद करने का, शेखर दा ने आज जो, अरे हे रघुवर, आप भी दिखाई दिए हमको, धन्यवाद बहुत बहुत। हाँ मैं सुन रहा था, और आज जो आपने युवाओं को जिस तरह से संबोधित किया है और जितना पूरा दृश्य रखा है, और वो युवाओं के लिए नहीं हमारे लिए भी बहुत सीखने को महत्वपूर्ण लगा मुझे। और मुझे लगा कि आपके दर्शन भी हो गए, और कम से कम ये एक व्यापक बात भी हमको समझ में आई, और लगता है कि युवा संगठन के लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम अस्कोर आराकोट के लिए वार्ता करेंगे ऐसे ही कभी ठीक ठीक।
और तुमने अच्छा किया कि मोहन से भी आज संपर्क कराया, बहुत दिनों बाद उससे मेरी मुलाकात हो पाई, हवा में ही सही। अब सशरीर मुलाकात के लिए श्रीनगर जाऊंगा कभी। नहीं, ये जरूर इलिका जरूर से जरूर सर। कि इलिका ही कर रही थी, तो मैंने कहा चलो, वो पूछ रही थी मुझसे क्या करूं, किससे बात करूं, तो उतना ही मदद मैंने किया। नहीं, मैं बाकी तो फंसा ये हुआ था होगी। जंजाल में। एक तो बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं इस बीच, वो उधर शंभू राणा अल्मोड़ा में बीमार हो रहे हैं, राजीव का दिल्ली में ऑपरेशन हो रहा है, तो मैं जरा सी भागने की मूड में था। लेकिन जब काकुल का आग्रह है, तुम्हारा आग्रह होता तो मैं कहता कि इस बार टाल दो इसको, लेकिन जब बिटिया ने कहा तो वो मैं टाल नहीं सका। और फिर युवाओं से, बूढ़ों से नहीं, युवाओं से बात करनी थी, इसलिए मैंने कहा कि जरा सी एनर्जी हमको भी मिलेगी बच्चों से। तो मैं नहीं, बिल्कुल। आज के लिए सबसे माफी मांगता हूँ, मुझे भागना है। और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और मोहन, आपसे फिर संवाद होगा, बकुल आपसे फिर संवाद होगा, और जो भी हमारे दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं उन सबसे फिर आगे के लिए दोस्ती कायम रहेगी, और इसी माध्यम से हिमालय से दोस्ती बनी रहेगी। आप धन्यवाद। प्रणाम। अगर किसी भी युवा या यूथ नेटवर्क में से किसी भी साथी का कोई और क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग जो जुड़े हुए हैं वाली लोग जो हैं, वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। तो अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस वेबिनार को एंड कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी इस वेबिनार को ज्वाइन किया। मैं आर्ची वासु जी से निवेदन करूंगी कि वो सबको थैंक्स बोलकर इस वेबिनार को एंड कर दें। आर्ची वासु जी। मैं आज की वेबिनार में शुरू से मैं थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ जानने को मिला भी, क्योंकि जो है कि हिमालय और जो ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स है, ये मुझे मतलब कि ये मुझे शुरुआत से ही, एकदम बचपन से ही बहुत ही इंटरेस्ट करते हैं हमेशा। तो आज का जो सेशन था ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और इसका जो लिंकेजेस हम लोग को पता चला, जो इकोलॉजी के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, जो कि इंडियन यूथ फेडरेशन का एक मतलब मेन मुद्दा है, उसके साथ ये हिमालय कैसे मतलब कि जुड़ते हैं, और कोई भी चीज अलग नहीं है, हम मतलब हर एक चीज के साथ कैसे जुड़ी हुई है, ये इतने आसान तरीके से, इतने मतलब कि सरल तरीके से आप सबने हम लोग को समझाया। तो मैं अपने पूरे युवा संगठन की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और सारे जो हमारे जो युवा दोस्त हैं हर एक स्टेट से जो आज ज्वाइन किए, आई एम श्योर उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा, एंड उन लोगों ने भी बहुत अच्छा कुछ सीखा। तो हम लोग और भी ऐसे मतलब कि सेमिनार्स में जुड़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ताकि हमारे युवा संगठन जो है और भी जाने, और उनका नॉलेज जो है कि एनरिच्ड हो, ताकि वो आगे कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी को कि उन्होंने इस वेबिनार को ज्वाइन किया। अब हम इस वेबिनार को एंड कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।